Okay, so we are beginning with the chapter 1, the French Revolution. Okay, so French Revolution का first question क्या है? The incident which took place in the morning of 14th July 1789 in France. ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ठीक है। आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपको टिल्टेड फॉर्म में पूछ सकता है, मॉड्यूलेट करके पूछ सकता है, लेकिन जब भी बेस्टाइल की बात हो या फिर ऐसी कुछ बात हो कि मॉर्निंग में 1789 की मॉर्निंग में क्या हुआ था फ्रांस में, व्हाट हैपेंड, ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये पिक्चर आनी चाहिए, ठीक है। विजुअलाइज इट, इसको ध्यान से देखो, और जब भी मॉर्निंग की बात होगी, बेस्टाइल की बात होगी, तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बननी चाहिए। ओके, बन गई ये पिक्चर। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि उस इंसिडेंट में क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। द मॉर्निंग ऑफ France in 1789, the main features, the bullet points. Okay, तो पहला बुलेट पॉइंट क्या था? इंसिडेंट हुआ, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ बेटा, फ्रांस की हिस्ट्री में एक बहुत ही हिस्टोरिकल, एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ। आपको पता है जो फ्रांस था उसकी सोसाइटी कितने पार्ट्स में बटी हुई थी? जल्दी से बताओ। 3 parts. The estates, right? And 3 estates. First estate was clergy. Second estate was, third estate was peasants and businessmen. ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है तो कुछ वीडियोस मैंने ऑन यूट्यूब पे अपनी डाल रखी है, आप वहां पे भी जाके रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे हमें सिर्फ इंसिडेंट की बात करें। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इंसिडेंट में क्या क्या हुआ, तो आपको फटाफट बुलेट पॉइंट को रिवाइज करना है। फर्स्ट इंसिडेंट में क्या पॉइंट आएगा? मिलिशिया का। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? मिलिशिया। दूसरा क्या आएगा? ब्रोक, ठीक है। एंड तीसरा क्या आएगा? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। अब देखो, मिलिशिया ने क्या किया? स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टल, ठीक है। तो इस मिलिट्री ने, कौन सी मिलिट्री थी? द पीपल, ठीक है, द पीपल, द पावर ऑफ द पीपल। उन्होंने क्या तोड़ दिया बेटा पूरी तरीके से? बेस्टाइल के प्रिजन को। इसके बाद उन्होंने किसको रिलीज किया? क्या ब्रोक किया? जेल ब्रोक कर दिया, और उन्होंने क्या निकाला? लोग, कौन से लोगों को निकाला? प्रिजनर्स को, ठीक है। तीसरी चीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग। गवर्नमेंट बिल्डिंग क्या बन गई? वहां के जो पत्थर थे वो लोग अपने घर पर लेके गए, एंड दैट वाज सोविनियर्स ऑफ दैट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। हो गया यार, हो गया। चलिए, अब फटाफट से मुझे बताइए, 1 मिनट है आपके पास, क्योंकि मैराथन क्लास है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कम 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 कम, ठीक है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और आप लोगों को कहीं कुछ ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अपने रिविजन पे ध्यान देना। ओके गाइस, सो एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम, सोविनियर का मतलब क्या होगा? सोविनियर का मतलब होता है बेटा यादगार, ठीक है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम बाहर से कोई ना कोई चीज लेकर आते हैं। जैसे सपोज करो हम राजस्थान गए तो हम वहां से अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ वहां का ऑथेंटिक चीज लेके आए, सो दैट इज कॉल्ड सोविनियर। ओके, यादगार चीज कोई। चलिए, हो गया यार। चलिए, अब मुझे बताइए, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये जो बहुत बड़ा इंसिडेंट था, कब हुआ? 1789, ठीक है। 14 जुलाई 1789। ईयर क्या है? ईयर क्या है? 1789। अब फिर से क्या करना है आपको? फिर से आपको क्या करना है? आपको ये पिक्चर को एकदम विजुअलाइज कर लेना है। आपको मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद जब हम आगे चलते जाएंगे, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू द टाइम टू रिवाइज, ठीक है। इतना भी टाइम नहीं दे पाऊंगी, तो अभी फॉर्मेट समझ लो कि हम लोग क्या करने वाले। पहला क्वेश्चन मेरा क्या आया? इंसिडेंट ऑफ फ्रांस इन 1789, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी, अब हमें आंसर बनाना है। हमको नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, तो हम किस पे चलेंगे? हम फटाफट से देखेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। अब देखो, तुम्हें 10 लाइनें, 10 लाइन्स, इट इज डिफिकल्ट टू लर्न 10 लाइन्स और to remember things, but you can remember these small points. I hope you that is easier to revise or to just retain in your mind, ठीक है। तो बताओ क्या हुआ इंसिडेंट में? पहला पॉइंट बताओ जल्दी से। मिलिशिया। सेकंड पॉइंट बताओ, ब्रो। तीसरा पॉइंट बताओ, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। मिलिशिया ने क्या किया? पूरे के वेस्टाइल के प्रिजन को क्या कर दिया? तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या ब्रोक किया? और किसको रिलीज किया? वेरी गुड। एंड थर्ड थिंग, सोविनियर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, और वो जो पत्थर थे वहां के, ठीक है, उसको तोड़ के एज अ किसकी तरह यूज किया? सोविनियर की तरह। हो गया यार? बस 100%। चलो लिखो, बिना देखे लिखो, 1 मिनट में जल्दी से लिखो, जल्दी से। इशिका, बातें नहीं करनी है,
कुछ सोच विचार में नहीं डूबना है बेटा, फटाफट से लिखना है, ठीक है। ऐसे सोचते रहोगे तो कैसे काम चलेगा, एम आई राइट काम्या? ओके ये वाला को 45 पड़ेगा। बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्व्स, म्यूट योरसेल्व्स, तो म्यूट करो। 2 3 4 नंबर 45 पड़ेगा। ये 2 है। 14th July 1789 गुरबानी। First point is militia. Second point is rogue. Very good. Third point is government buildings. Militia ने क्या किया? Stop the bastard. Very good. उसके बाद broke and prisoners released. Very good. Third point government buildings souvenir of destruction. Very good. ठीक है, चलिए फटाफट से लिख लीजिए, जल्दी come on, hurry up. ये क्या हो गए? दे विल एक्ट एज कीवर्ड्स, ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स की तरह एक्ट करेंगे बेटा। जब आप इन कीवर्ड्स को लिखेंगे तो आपको याद करने में आसान होगा, ठीक है। चलो हो गया इतना याद, चलो आगे मूव करते हैं। अब जब तुम्हें बढ़ा चढ़ा के इस आंसर को लिखना होगा तो आप लोगों के पास जो बुलेट पॉइंट्स है वो बिल्कुल रेडी है, लेकिन हम उसके साथ कुछ चीजों को ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज मिलिशिया, ये याद हो गया मिलिशिया की पॉइंट। इसके बाद देखो क्या होगा, सम 700 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia। अब हम आगे बता रहे हैं कि ये मिलिशिया कौन सी ये कोई आर्मी थी? यस, कौन सी आर्मी थी? पीपल की आर्मी थी। और पीपल की आर्मी में तुम जैसे लोग थे, मेन एंड वुमेन। कितने मेन एंड वुमेन? 700। मिलिशिया, पीपल्स मिलिशिया, 700 men and वुमेन। ओके, कहाँ जमा हुए वो? टर्निंग पॉइंट में? एग्जाम्पलर पॉइंट में? नहीं, कहाँ जमा हुए? टाउन हॉल में, ठीक है। सेकंड, दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड सर्च ऑन आर्म्स, ठीक है। और उन्होंने क्या ब्रोक कर दिया? नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिया और किसको रिलीज कर दिया? प्रिजनर्स को। वेरी गुड, ठीक है। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison the best time। ये आप जानते हैं, पहले में ही हमने कर लिया था द ब्रोकिंग, ओके। ठीक है गाइस, आगे देखो, द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, ठीक है। तो बेस्टाइल ऑफ प्रिजन के कमांडर जो थे, जो वहां पे तैनात थे, उसकी रक्षा करने के लिए उसको लोगों ने क्या कर दिया? मार दिया। एक्सक्यूज मी यस बेटा, मैम 700 में था या 7000? 700 men and women, नॉट 7000, ओके मैम। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स, ठीक है। पूरा का पूरा जो था वो तोड़ दिया गया बेस्टाइल प्रिजन को, और उसके जो फ्रैगमेंट्स थे वो कैसे यूज हुए? एज अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। तो आप लोगों को पता चल गया कि हमारे पास क्या पॉइंट्स है, ठीक है, समझ में आ गया। सो अगर हम लोग इस तरीके से कीवर्ड्स को याद कर लेते हैं तो क्या हम उसको आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं? दैट वुड बी इजियर, राइट? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था? मिलिशिया, ठीक है। ऐड ऑन करो, जल्दी ऐड ऑन करो। मिलिशिया में कौन सी मिलिशिया थी? वो मत देखो इसको, ठीक है। कौन सी मिलिशिया थी? पीपल मिलिशिया का मतलब कौन 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 से लोग थे? वेरी गुड, मेन एंड वुमेन। कहाँ जमा हुए थे? वेरी गुड, ठीक है। दे ब्रोक व्हाट? द बेस्टाइल प्रिजन, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, और क्या क्या डिस्ट्रक्ट किया उन्होंने? गवर्नमेंट बिल्डिंग। वेरी गुड। और ये सब उन्होंने डिस्ट्रक्शन करने के बाद वो आगे कहाँ पहुंचे? उन्होंने इन फ्रैगमेंट्स को कैसे यूज किया? एज अ souvenir of its destruction, and it was the very significant event of the history, the French Revolution, and the ideals of equality, fraternity and liberty has spreaded worldwide because of this French Revolution। Got it? हो गया। तो सुबह सुबह, ठीक है, फ्रांस की सुबह, एक सुबह 1789 की सुबह क्या क्या इंसिडेंट हुए, क्या हुआ उस इंसिडेंट में? क्लियर? पक्का? एक बार रिवाइज करोगे तो इट विल सेटल इन योर माइंड, राइट? चलो, इसके बाद इसको रिवाइज करना। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फ्रांस। अब यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट्स लिए, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। आप लोगों को सोशल हालत पता थी, कुछ इस तरीके की हालत थी जो हमारे
क्लर्जीज थे, और जो हमारी नोबिलिटी थी, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट, वो थर्ड एस्टेट पे इस तरीके से चढ़ी हुई थी, ठीक है, दे वर सप्रेसिंग, ठीक है, सो द मोस्ट सप्रेस्ड क्लास ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी वाज थर्ड एस्टेट। कुछ सोशल कंडीशन कुछ ऐसी थी। इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी? टैक्सेस कौन पे करता था बच्चों? थर्ड एस्टेट। कौन कौन से टैक्सेस होते थे वो? Right, sale and Right, indirect sale tax. and Indirect tax. इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलो इसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी? पॉलिटिक्स, ठीक है, कौन राज करता था वहां पर? लुई 16, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंडीशन में किसका ध्यान आना चाहिए? राजा का, ठीक है। सोशल कंडीशंस में किसका ध्यान आना चाहिए? क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड एस्टेट, एंड द मोस्ट सप्रेस्ड ग्रुप वाज थर्ड एस्टेट। वेरी नाइस। एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल में किसका ध्यान आना चाहिए? टैक्सेस का। वेरी गुड, ठीक है, हो गया यार। चलिए आगे मूव करें, बस, ठीक है। देखो बर्बन किंग, लुई किससे बिलोंग करता था? लुई बर्बन डायनेस्टी से। सेकंड चीज वाज एन एक्सट्रीमली ऑटोक्रेटिक एंड वीक विल, ठीक है, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, उसको सिर्फ क्या करना था? उसको सिर्फ पैसा जमा करना था, ट्रेजरी जमा करनी थी, और वो लोगों के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं था। ही वाज वेरी डोमिनेटिंग, ही वाज क्रूअल, और वी कैन से ही वाज ऑटोक्रेटिक, ठीक है। बहुत ही कैसा था वो? ऑटोक्रेसी, मतलब अपने हाथ में पावर रखने वाला था, जनता को कोई भी पावर उसने नहीं दी थी। एंड थर्ड थिंग, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड वाइड स्प्रेड हंगर। और राजा का जब प्रजा पे ध्यान ही नहीं है तो क्या फैलेगा? सारा का सारा टैक्सेस ले लो तुम थर्ड एस्टेट से, सब अपनी जेब में डाल लो, तो उनके पास क्या बचेगा? सिर्फ भूख और गरीबी, ठीक है। पॉवर्टी एंड हंगर हो गया 3 पॉइंट यार। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। अभी से छोटा सा 3 पॉइंट बना है। बर्बन किंग्स, सेकंड पॉइंट वाज एन एक्सट्रीमली ऑटोक्रेटिक एंड वीक विल्ड, ये पॉलिटिकल कंडीशन है, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड वाइड स्प्रेड हंगर, ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? फटाफट लिखेंगे इसको या लिख चुके हैं? कम ऑन गाइस, हरी अप। हाँ, एजुकेटेड मिडिल क्लास। वेरी गुड, बिजनेस क्लास भी था उसमें, ठीक है। सबसे रिचेस्ट से रिचेस्ट उसमें थे, ठीक है। जैकोबिन क्लब में तो वैसे आते थे ना जो नॉर्मल होते, जो थोड़े पुअर होते थे। देखो सुन, ऐसा नहीं है, वहां के पेजेंट्स भी थे जो मैक्सिमम पुअर थे, लेकिन जो मिडिल क्लास था वो और बिजनेस क्लास था वो भी थर्ड एस्टेट में आता था, अगर आप लोगों को पता हो तो वो भी जैकोबिन क्लब का पार्ट, ठीक है। चलो अब आगे फटाफट से चलो। और जैकोबिन क्लब में क्या क्या था फटाफट देखो। जैकोबिन क्लब क्या था? एक सोशल क्लब? नो। इकोनॉमिकल क्लब? नो। कौन सा क्लब? सोशल क्लब? नो। इकोनॉमिकल क्लब? नो। कैसा क्लब था? पॉलिटिकल क्लब, ठीक है। इसके बाद देखो, टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये जैकोबिन क्लब क्यों बनाया था? क्योंकि लोग दुखी हो चुके थे, ठीक है, गवर्नमेंट से, और उन्हीं गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए क्या बनाया गया था? जैकोबिन क्लब बनाया गया था। बिलोंग टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा किसको सप्रेस किया जाता था? थर्ड एस्टेट। तो उन्हीं के, वही सबसे लेस प्रॉस्पर थे, उन्हीं के पास पैसा नहीं था, वही हंगर से मर रहे थे, उन्हीं को सब प्रॉब्लम थी। तो दैट इज व्हाई हु बिलोंग टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है सारे ही गरीब थे, लेकिन ओवरऑल थर्ड एस्टेट था। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो पॉलिटिकल क्लब था ये क्या करता था? ये क्या लिखा गया? इंसुरेक्शन। इंसुरेक्शन का मतलब बता सकता है कोई? मैम, एक जगह पे गैदर करना लोग। वेरी गुड। जैसे आप लोग यहाँ पे एक साथ गैदर्ड हुए हो ना, तो आज हमने क्या किया है? आज हमने हिस्ट्री की क्लास को क्या किया है? एक साथ गैदर किया। आप गैदर भी वर्ड यूज कर सकते हो, बट टू बी वेरी पर्टिकुलर और दी यू नो वेरी अप टू द टॉपिक, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? इंसुरेक्शन, ठीक है, इंसुरेक्शन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे गैदरिंग करना। इसके बाद ये क्या डिस्कस करते थे? गैदर होके, देखो ऐसे याद करो, एक पॉलिटिकल क्लब था, उसने क्या किया? लोगों को गैदर किया, इंसुरेक्शन किया, और ये किसको डिस्कस करने के लिए बना? पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिसीज को। और ये कहाँ पे? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज के बारे में। पैलेस ऑफ ट्यूलरीज मैंने यहाँ क्यों लिखा होगा बताओ?
मैम मैम, क्योंकि ये इन्होंने क्या इसके ऊपर मैम एग्जीक्यूशन ऑफ थिंग मैम स्ट्रॉन्ग किया था बाकी की पैलेस ऑफ वेरी गुड। तो देखो सुनो बात, अब फिर से कनेक्ट करो सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये किसको डिस्कस करते थे? गवर्नमेंट पॉलिसीज को, और किसको इन्हें खत्म करना था? मोनार्की को, ठीक है, लुइस 16 को, मोनार्की को। और मोनार्की भाई साहब कौन से महल में रहते थे? पैलेस ऑफ बहुत बच्चों को आज तक यही लगता है कि वो बेस्ट स्टाइल में रहते थे। नहीं बेटा, वो बेस्ट स्टाइल में नहीं रहते थे, वो जेल था। इनिशियली ठीक है? पैलेस ऑफ वर्साइल ये कहाँ रहते थे? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में रहते थे। हाँ, कहाँ रहते थे? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। तो उसी का खात्मा करने की बातें यहाँ पे होती थी। उसके बाद आगे मूव करो, ये कौन से ग्रुप से बना हुआ था? ये जैकोबिन क्लब, लेस प्रॉस्पेरस। एक ही वर्ड याद कर लो, काम खत्म। लेस प्रॉस्पेरस, हु बिलोंग टू लेस प्रॉस्पेरिटी। और लास्ट इज, उनका क्या मांग थी? उनकी मांग क्या थी? राइट टू वोट। अगर आपके पास वोटिंग राइट होगा तो आपको क्या मिल जाएगा? पावर। वेरी गुड। किसको चूज करने की पावर? लीडर को। और इनडायरेक्टली कौन रूल कर रहा है? पीपल। वेरी गुड। तो राइट टू वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको यही चाहिए था। हो गया याद? चलो फटाफट से इसको कनेक्ट करो। हमें इसको कहानी की तरह याद करना है। जैकोबिन क्लब क्या था? एक पॉलिटिकल क्लब था। उसने क्या किया? लोगों को गैदर किया, इंसुरेक्शन किया। किस बात के लिए? टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, इसके बाद वो किसको खत्म करना चाहता था? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। ठीक है, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। ये जो क्या कहते हैं, हमारा राजा था, ये रहता क्या था? कहाँ रहता था? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। टुल होके कहाँ रहता था? ट्यूलरीज। कहाँ रहता था? टुल होके। कहाँ रहता था राजा? टुल होके, ट्यूलरीज। ठीक है, और आगे क्या हुआ? कौन से ग्रुप ज्यादा यहाँ से बिलोंग करता था? लेस प्रॉस्पेरस। और लास्ट पॉइंट क्या चाहता था? राइट टू वोट। हो गया याद? क्या यार तुम लोग ऐसे हिस्ट्री को ऐसे मुश्किल बना देते हो। ठीक है, इसमें तो मैम वो इनिशियली तो पहले वर्साइल में रहता था, लेकिन जब गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई तो वो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में रहने लगा था, जब वो उसको एग्जीक्यूशन का पावर मिली थी गवर्नमेंट। ठीक है, तो काम्या अपना ज्ञान दिखाए बिना नहीं रहेगी। ठीक है, काम्या को अपना ज्ञान दिखाना है। तो चलो अभी हम आगे मूव करते हैं इसके बाद। ठीक है, कन्वेंशन। किसको खत्म करने की बात हो रही थी? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज को, यानी कि राजा। न्यू गवर्नमेंट। बस 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 काम्या, बस मेरे को रोना आ जाएगा तेरा नॉलेज देख के। बस वेरी गुड। ठीक है, और अगर पेपर में तेरे 80 आउट ऑफ 80 नहीं आए तो फिर तू देख। मैम इस बार से दोनों प्रतिद्वंदी एकदम साथ साथ बैठे हैं, राइवल्स दोनों। ठीक है, चलो गाइस, अब इस आंसर को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। क्यों? क्योंकि ये आंसर 3 नंबर का या 5 नंबर का आएगा। 1 नंबर वाले का मैंने रिस्क ही नहीं लिया। ठीक है, देखो what was जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब क्या था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये पूछा जाएगा कौन मेंबर्स थे, कैसे जैकोबिन्स ने काम किया, क्या किया। ठीक है, तो अब आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम हम आंसर बनाए कैसे। तो कोई टेंशन नहीं, जैसे ये क्वेश्चन आए वो चेहरा याद कर लेना मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। उसके बाद वो बुलेट पॉइंट्स याद कर लेना, पूरी कहानी याद कर लेना। क्या हुआ था? पॉलिटिकल क्लब था मैम, इंसुरेक्शन हुआ था, गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए मिलते थे, और ट्यूलरीज को खत्म करना था, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज को, जहां राजा टुल होके पड़ा रहता था। ठीक है, उसको कन्वेंशन करना था उसका, और उसके बाद क्या करना था? उसके बाद आगे मूव करना था, और राइट टू वोट हमें उन्हें चाहिए था। और कौन से ग्रुप को चाहिए था? लेस प्रॉस्पेरस ग्रुप को। बस ये कहानी याद कर लेना, और ये आंसर चेपाना वहां। ठीक है, चलो बस एक चीज मुझे बतानी है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है, बस एक पॉइंट आपको बताना है। इलेक्शंस वर हेल्ड, बाद में ट्यूलरीज को खत्म किया गया, राजा को कन्वेंशन में डाल दिया गया, राजा को गिरफ्तार कर लिया गया, या कह लो राजा को हाँ हॉस्टेज कर दिया गया। हॉस्टेज मतलब बंदी बना दिया गया। ठीक है, बंदी बना दिया गया। चलो बंदी बना दिया गया। उसके बाद बंदी बनाने के बाद क्या मिल गया लोगों को? इलेक्शन, राइट टू वोट। इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर कौन? men of 21 years or above regardless of the wealth got the right to vote। ठीक है, लेकिन क्या वुमेन को मिला? नो मैम। ठीक है, 1946। वेरी गुड। ठीक है, और मेन ऑफ 21 years old और अबव, और उसके बाद उनको क्या मिला? राइट टू वोट। पर उनके पास वेल्थ हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वुमेन को अभी भी राइट नहीं मिला है। एंड कन्वेंशन वॉज फॉर्म। कन्वेंशन मतलब तो नई नवेली सरकार बन गई। ठीक है, क्योंकि राजा मर गया, राजा मर गई, रानी हो गई, कहानी खत्म कहानी। और फिर क्या बन गया? कन्वेंशन बन गया, एक नई गवर्नमेंट। ठीक है, तो राजा टुल्लो के कहाँ पड़ा रहता था? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। भूलोगे? नो मैम। कहानी याद हो गई पूरी जैकोबिन क्लब की। अब कोई भी पूछ ले जैकोबिन क्लब क्या था, कहाँ से आया था, कौन उसका मेंबर था, उन्होंने क्या क्या काम किया, दैट इज ऑल क्लियर टू यू ऑल आई होप।
ठीक है, चलो आगे मूव करें। चलो आगे फटाफट मूव करते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। अब मैंने फिर से बोला, मर गया राजा, मर गई रानी, हो गई खत्म कहानी, और फिर क्या आ गया, एक नई सरकार, और उसके बाद आ गया क्या, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन। यही वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे पूरे वर्ल्ड को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिली। ठीक है, चलो देख ले आगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, 100% आ सकता है, क्योंकि अब आपसे वो लेम क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। कौन से थे 3 क्लासेस, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेटा। ठीक है, सम टिपिकल क्वेश्चंस विल कम। अब देखो यहाँ पे क्या है, कौन पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इतना याद कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड इन 1791। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कब ड्राफ्ट हुआ था, 17वीं शताब्दी में। सोचो कितनी पुरानी बात है ये। ठीक है, और हमारा कब हुआ था, 1946 November 1949 में ड्राफ्टिंग खत्म हो गई थी और 26 Jan 1950 में एग्जीक्यूट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल, चलो वो सिविक्स में बात करेंगे। चलो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सिविक्स में बात करेंगे। ठीक है, चलो इनका कब बना था ये तो बताओ, 17th सेंचुरी में। ठीक है, अब देखो पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर्स बांट दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी था और मोनार्की भी थी, कॉन्स्टिट्यूशन भी था और राजा भी था। और वो कैसे, कुछ सिटीजन्स कैसे थे, एक्टिव सिटीजन्स, और कुछ कैसे थे एक्टिव सिटीजन्स। कौन थे, 4 million out of 28 द million. पीपल हु हैव द राइट टू वोट। और पैसिव कौन से थे, Who who did did not not have the right to vote. Very 4 good. million of 28 million were active citizens. बस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट खत्म। ये हो गया इतना रिवाइज पक्का। अब आंसर आगे पढ़े, रिभव कहाँ, मेरी आवाज इतनी अच्छी लगती है, रिभव को सो जाता है बेचारा, उसको लगता है लोरी गा रही है। ठीक है, चलो, पर टीचर्स के अंदर ये इनबिल्ट क्या कहते हैं, टैलेंट होता है ना, मम्मियां सिर्फ एक बच्चे को सुला सकती है, टीचर पूरी क्लास को सुला सकता है। चलो यस मैम, कौन बोला यस मैम। चलो ठीक है बेटा, देखो इसको कहानी नहीं, इसको मूवी की तरह लो। ठीक है, इसको मूवी की तरह समझो। ठीक है, यहाँ से किंग लुई आ रहा है बाएं फैलाते हुए। ठीक है, और यहाँ से रो रही है जनता। ठीक है, पूरा जनता रो रही है। जैकोबिन क्लियर हो गया, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशंस क्लियर हो गए। और क्या क्लियर हो गया, उस मॉर्निंग को क्या हुआ था बेस्टाइल प्रिजन में, ये भी क्लियर हो गया। और आगे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट भी क्लियर हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था 1791 में। इट लिमिटेड द पावर ऑफ द मोनार्क, इसने किसकी पावर को रोक दिया, और किसकी पावर को बढ़ा दिया। इट मिनिमाइज द पावर्स ऑफ मोनार्क एंड इट मैक्सिमाइज द पावर्स ऑफ पीपल। वेरी गुड, डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते कंप्लीटली, क्योंकि एक्टिव और पैसिव सिटीजन। ठीक है, चलिए, पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टैब्लिश। राजा की पावर को कम कर दिया गया, पर क्या राजा को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया, नहीं। तो दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, and the National Assembly was supposed to make laws and it was to be indirectly elected by the people, a group of people. ठीक है, तो नेशनल असेंबली को मिला डिसीजन मेकिंग का राइट, और राजा से वो राइट क्या कर लिया गया बेटा, छीन लिया गया। ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, कौन वोट दे सकता था, जल्दी से बताओ। बेटा इतना नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में बताओ कि राइट टू वोट किसको था, सिर्फ मेन को था। और वो कौन से मेन थे, और जो कि क्या करते थे, जो कि क्या करते थे, टैक्सेस पे करते थे। एटलीस्ट 3 days क्या करा होता था उन्होंने, लेबर्स वेज। ठीक है, कम से कम 3 दिन का लेबर को जो वेज मिलता है उतना पैसा उनके पास होना चाहिए। एम आई राइट, राइट। 3 दिन, जैसे मेरी 3 दिन की इनकम जितनी है उतना पैसा उस मैन के पास होना चाहिए टू गिव द वोट। ठीक है, समझ में आ गई बात, इन वेरी लेमैन लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद पैसिव सिटीजन्स कौन है बेटा, पैसिव सिटीजन्स रिमेनिंग मेन एंड ऑल द वुमेन वर पैसिव सिटीजन। गॉट इट। चलो, अब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या लिखोगे। अब तुम इतना बड़ा चढ़ा के तो लिखोगे नहीं, तो जब तुम इतना बड़ा चढ़ा के नहीं लिखोगे तो सबसे पहले पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब पावर्स किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुई, और मोनार्क की पावर क्या हो गई,
कम हो गई। कम की इंग्लिश मिनिमाइज मिनिमाइज या लिमिटेड, ठीक है, वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बन गई? मोनार्की। ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद पैसिव सिटीजन्स कौन थे, लिख दोगे? यस मैम। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, लिख दोगे? Yes, ma'am. 100%। तो यही था कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट्स इट। कोई मुश्किल था क्वेश्चन? नहीं, No. ठीक है। चलो अब इसके बाद आगे मूव करते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीजंस क्या थे? व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन? लोगों का दिमाग खराब क्यों हो गया था, उनको इतना गुस्सा क्यों आया था कि इतना बड़ा रिवोल्ट उन्होंने किया? सोशल ठीक है। कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, तो एसएसटी बहुत ही ना बेचारा सब्जेक्ट है। एक ही आंसर को हम घुमा फिरा के लिखते रहते। वी यूज टू गिव दैट ट्विस्ट एंड टर्न दे दिया, बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेनिस कोर्ट एंड स्टॉर्मिंग ऑफ बैंक। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। चलो और प्रॉपर पॉइंट्स बना देते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पॉइंट्स लिख के आएंगे तो भी आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू द टिपिकल एंड द प्रॉपर पॉइंट्स, ठीक है। देखो, मीटिंग ऑफ द एस्टेट, सबसे पहले क्या हुआ? मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल थी। वहां पे किसकी सबसे ज्यादा इंसल्ट हुई थी, पता है आपको? वेरी गुड, समझ में आ गया। मीटिंग में सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी हुई? Third state, because they were not allowed to enter and they were standing for the whole meeting. होल मीटिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज, उनके पूरे क्लास का, उनके पूरे ग्रुप का एक ही वोट लिया था, ठीक है। कंसीडर्ड ओनली वन वोट फॉर द होल एस्टेट, ओके। And the third state said that per person एक वोट देना चाहिए ताकि इक्वालिटी आए। लेकिन Then हमें Louis XVI declared it and they came together in a indoor tennis court and swore that they would make the constitutional ओके, वेरी नाइस। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द 3 मार्क, ठीक है, वी हैव टू लिमिट थिंग्स, एंड अकॉर्डिंग टू द 5 मार्क वी आल्सो हैव टू लिमिट थिंग्स, ओके। जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट 100 words for that, and for 5 marks you have to write 120 words for that, and that is more than sufficient, ठीक है। I wanted to ask जैसे मैम अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है आप लोग लिखिए फटाफट। तो मैम 5 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं ना, वही नेसेसरी होते हैं। 5 पॉइंट्स की बात नहीं बेटा, अगर आपने 4 पॉइंट लिखे लेकिन एक पॉइंट को आपने प्रॉपरली और एक्सप्लेन करा, ठीक है, तो आपको उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। बट मैटर क्या करता है? मैटर ये है कि आपके पॉइंट जो है वो राइट होने चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन में जो पूछा गया उससे रिलेटेड होने चाहिए, प्लस आपने कीवर्ड्स यूज करे हो, और प्लस आप उसको एकदम अच्छे से प्रेजेंट करें, ये पॉइंट, ठीक है। और वर्ड लिमिट पूरी हो जाए, ये नहीं कि जैसे 2 नंबर में आता है तो 8-10 लाइन लिखी, अब 5 मार्क में नहीं आता तो सिर्फ 2 लाइन लिखी, दैट विल नॉट, ठीक है। चलो इसके बाद आगे, अच्छा लिख रहे थे यार, ये तो अपने आप लिख लोगे यार। मीटिंग हुई, ठीक है, मीटिंग में क्या बोला गया? सबसे ज्यादा इंसल्ट किसकी हुई? थर्ड एस्टेट की। उसके बाद थर्ड एस्टेट को गुस्सा हो गया, थर्ड एस्टेट ने क्या कहा कि हमें क्या चाहिए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे लिए हमारा यूनिवर्स क्या है? एक समान। अगर मैं आज इंडिया की बात करूं तो क्या इंडिया हमारे लिए हमारा यूनिवर्स नहीं है? 100% है हमारा यूनिवर्स। तो फ्रांस के लोगों के लिए उनकी दुनिया क्या है, उनका यूनिवर्स क्या है? फ्रांस, ठीक है। अडल्ट हमारे यहाँ किसको माना जाता है? जो 18 या उससे अबव होते हैं। वहां किसको माना जाता था अडल्ट? जो 25 और अबव है। फ्रेंचाइज मतलब कि वो रूल बना हुआ है। क्या रूल बना हुआ है? कि वही लोग वोट दे सकते हैं जो 25 साल से अबव है और जो मेन है और जिनके पास क्या है, इसमें आएगा प्रॉपर्टी। 3 days, ठीक है, 3 days, दैट्स इट, ठीक है। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब समझ में आएगा। आगे अच्छे से, रिवोल्ट बाय द पेजेंट्स, ठीक है, पेजेंट्स ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया फॉर द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इन डिमांड फॉर द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड मीटिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म नेशनल असेंबली। और उन्होंने कहा अब हम क्या बनाएंगे? एक नई असेंबली बनाएंगे, नेशनल असेंबली जिसको कहते हैं। और वो नेशनल असेंबली हम क्या कर रहे हैं? लोग जो है वो अब उसको फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कहानी खत्म, बस। फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक इसी तरीके से हुआ। लोग पक चुके थे,
सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन से, जैसे आप लोग पक चुके हैं, ठीक है, ये पढ़ के, ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से पीपल वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, पीपल वर वेरी अनहैप्पी, एंड दैट इज व्हाई द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड वो आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, तो दैट आर द पॉइंट्स। मीटिंग हुई, वहां पे उनकी इंसल्ट हो गई, फिर उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए, और ये सब पेजेंट्स ने बनाया क्योंकि वही सबसे सप्रेस ग्रुप थे, प्लस मीटिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म नेशनल असेंबली, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आप लोगों को 100% याद रखना है? Universal adult franchise, Meeting of State State General, demand for universal adult franchise. अब ये वर्ड नहीं भूलना गलती से, स्टेट जनरल, ठीक है, कुछ बच्चे स्टेट जनरल लिख देते हैं, ठीक है। अब बताओ स्टेट जनरल कोई बात होती है, बताओ स्टेट जनरल कोई बात होती है, स्टेट जनरल। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बच्चे को लगता है कि अरे ये तो 18 साल वाला अपना वाला आ गया यूनिवर्सल, 18 years एंड above विल हैव द राइट टू वोट। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो मैम आपको 18 मार्क्स तो बिल्कुल नहीं देंगे, 0 जरूर दे देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, ये किसने फॉर्म किया था, काम्या? पेजेंट्स, ठीक है। इसके बाद ये क्या बना, उसके बाद क्या बनाया, बस, ठीक है, हो गया यार। और ट्रस्ट में बेटा अभी ना तुम लोग एकदम वार्मिंग अप पे आ गए हो, ठीक है, और इसको तुम जैसे ही वार्म अप हो गए हो, तुमने इतने सारे क्वेश्चन वन गो में कर लिए। अगर तुम घर जाके गलती से तुमने सिर्फ 15 मिनट इन क्वेश्चंस को देख लिया, इनको रिवाइज कर लिया ना, तो ट्रस्ट में फिर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, 100%। और कल एक बार और रिवाइज कर लेना, देन इट विल जस्ट सेटल इन योर माइंड। आप ये बुलेट पॉइंट्स पढ़ना, आगे आप लोग खुद बना बनू के लिखाना, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, ये सब वही बड़ा चढ़ा के बातें लिख रखी है मैंने कि भैया मीटिंग हुई है स्टेट जनरल की, वहां पे जो बच्चे ने बताया उनको होल मीटिंग में खड़ा रखा गया, उनको राइट नहीं दिया गया, ठीक है, उनके वोट को एक ही कंसीडर, पूरे ग्रुप के वोट को एक कंसीडर किया जाता था, सब इसमें आप लिख डालो। नहीं समझ में आया तो ये आपके लिए बना रखा है, आप इसमें से कर लो। जो बच्चे नहीं बना सकते दे कैन रेफर दिस। इसके बाद सेकंड चीज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड हुई, ठीक है। थर्ड एस्टेट के जो जनरल थे, स्टेट जनरल थे, उन्होंने वॉकआउट कर लिया, उन्होंने कहा बस यार बहुत हो गया, बहुत इंसल्ट हो गए, अब वी कैन नॉट कोप अप, ठीक है, अब वो चले गए, ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, नेशनल असेंबली, उन्होंने कहा, थर्ड एस्टेट ने कहा कि हम एक नई असेंबली बनाएंगे, दैट वुड बी नेशनल असेंबली, ठीक है। और रिवोल्ट बाय द पेजेंट्स, और जो हमारे पेजेंट्स थे उन्होंने बहुत बड़ा रिवोल्ट कर दिया, ठीक है, कंट्री साइड रिवोल्ट। अगर आपको इतना पॉइंट आप लिख दोगे, काम खलास, ठीक है, हुआ यार, पक्का। चलो अब थोड़ा सा पूछ लें, चलो ये चैप्टर खत्म होने दो फिर पूछते हैं, बस। अब ये लास्ट क्वेश्चन है गेस, नेपोलियन, और इसके बाद शायद एक आध कोई क्वेश्चन होगा, बस फिर फ्रेंच खत्म। नेपोलियन, ये है मिस्टर नेपोलियन, इनका पूरा नाम क्या है? अच्छा अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट। अरे बाप रे, एक बात बताऊं, एक बड़ी अजीब सी बात हो गई, ठीक है। जिस चीज से ये लोग भाग रहे थे, दे वर रनिंग फ्रॉम द थिंग, उसी वही चीज उनके सामने आ, ऐसा कुछ हो गया जिससे डरते थे वही बात हो। अब क्या हुआ, मोनार्की को खत्म करने की बात हुई, लेकिन लास्ट में तो मोनार्की आ गया अल्टीमेट, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। लुई 16 आया, लोगों को गुस्सा आया, फिर जैकोबिन क्लब आया, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर जैकोबिन क्लब आया, फिर राजा को एग्जीक्यूट कर दिया गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अनस्टेबल था, तो फिर नेपोलियन बोनापार्ट आ गया जो कि डिक्टेटर था, और उसके बाद फिर वो क्या बन गया, कंट्री का मोनार्क बन गया। तो इससे ज्यादा शॉर्टेस्ट में नहीं बता सकती मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये शॉर्टेस्ट आपको था, ठीक है। अब राइज ऑफ नेपोलियन देखो क्या हुआ, बस, ठीक है, डेट से याद करना है इसको। राइज ऑफ नेपोलियन, पहली डेट क्या है? 17। एक बात ध्यान रखना, इसमें मेजरली डेट्स किसमें आएंगी, 17th सेंचुरी, 17। कॉन्स्टिट्यूशन कब ड्राफ्ट हुआ? 1791, आउटब्रेक कब हुआ? 1789, बोनापार्ट कब आया? 1792। तो इसीलिए प्रभु इसमें 19 मत लिख देना, 18th मत लिख देना, ये पूरी कहानी है 17th सेंचुरी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 17th सेंचुरी 1792 कौन आया हमारे पास? नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन क्या लेकर आया, यानी कि मोनार्की लेके आ गया, पर क्या वो एक बहुत ही क्रूअल राजा था लुई 16 की तरह? नहीं, ठीक है, वो
बेटर था, उससे कहीं बेटर था। उसको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप समझता था। मॉडर्नाइजर भी समझता, और उसने अपने बहुत ज्यादा अपने आप को, मतलब अपने आप को सारी प्रायोरिटी नहीं दी, उसने प्रजा को भी प्रायोरिटी दी। ही गेव द प्रायोरिटी टू द पीपल, और उसने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हैम्पर नहीं, ठीक है। और जब आप 10th में आएंगे तो यही पहला चैप्टर आपके सामने प्रकट हो जाएगा, और वो पहला चैप्टर होगा द नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छे से आता होगा तो वो चैप्टर आप बहुत आसानी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, ऑटोक्रेसी ले आया बोनापार्ट। अब देखो कैसे करना है बुलेट पॉइंट को। कब आया नेपोलियन? 1792 कौन आया? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या लेकर आया? ऑटोक्रेसी। कब लेकर आया? 1804 क्या बनाई फिर उसने? डायरेक्टली। क्यों, मतलब उसको वो क्यों आया पता है? क्योंकि डायरेक्टरी ना चल नहीं पा रही थी ठीक से। कॉन्कर द नेबरिंग यूरोप, ठीक है। आगे बताते हैं इसमें क्या हुआ। इसके बाद उसने कहा, उसने अपना एकदम फ्रांस में अपने आप को एकदम स्टेबली कनेक्ट कर दिया, एकदम अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग राजा बना दिया। और उसने ये जो पूरी आइडियोलॉजी थी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, पूरे यूरोप में फैलाना शुरू कर दिया। कहाँ फैलाना शुरू कर दिया? पूरे यूरोप। पूरे यूरोप में, नेबरिंग कंट्री। मैम वो किंगडम्स को हरा के उनके वहां पे अपने रिश्तेदारों के, अपने फैमिली मेंबर्स को थ्रोन फैला के आ जाता था। थ्रोन पर बिठा के आ जाता था, और वो ये कहता था कि जितनी ज्यादा, जैसे काम में कहते हैं ना, जितना ज्यादा पैसा उतना अच्छा, है ना। हम सब कहते हैं ये बात, तो सिर्फ काम में नहीं कहते। तो जितनी बड़ी टेरिटरी उतना अच्छा। स्ट्रॉन्ग राजा, ठीक है। तो जितनी बड़ी टेरिटरी उतना स्ट्रॉन्ग राजा, और उसको क्या बोला जाता था? इन्वेडर। क्यों? क्योंकि वो एक टेरिटरी को अपने अंडर करता था, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एंड सो ऑन। चलो, एनीवेज वो बहुत ज्यादा टॉपिक को मैं नहीं खींच रही हूँ। बस मुझे बताओ नेपोलियन बोनापार्ट का पॉइंट क्या है, कब आया? क्या कब आया? क्या लेकर, कौन आया? क्या लेकर आया? कब लेकर आया? क्या बनी? क्या फैलाना चाहता था वो? कॉन्कर द नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। उसने किसको लपेटना स्टार्ट कर दिया? किसको कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया? यूरोप की नेबरिंग कंट्रीज को, ठीक है। कोई बता सकते हो फ्रांस की नेबरिंग कंट्री? वेरी गुड। और कोई? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, स्पेन, नीदरलैंड्स, बेल्जियम। बहुत बढ़िया, ठीक है। लग्जमबर्ग, स्पेन है पक्का। लग्जमबर्ग, स्पेन, नीदरलैंड्स, जर्मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलो, ये भी रिवाइज कर ले, बातें नहीं। चलो, अब देखो बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है मैंने इसको। हाँ चलो, इसको पढ़ो फटाफट से। कौन रीड आउट करेगा? कोई भी बच्चा रीड आउट करे। रिद्धिमा? यस। After the formation of France as Republic in 1790, the ruler Robespierre gave more privileges to the Grenadiers. एक सेकेंड, रॉबेस्पियर कौन था? तो देखो पूरा चैप्टर कनेक्ट करा गया आपके क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। रॉबेस्पियर खत्म हुआ, रॉबेस्पियर ने राजा को खत्म किया, फिर रॉबेस्पियर खुद खत्म हो गया, बिकॉज हिज ही बिकेम द डिक्टेटर। वो तो डिक्टेटर से भी ज्यादा क्रूअल हो गया था, तो लोगों ने उसको क्या कर दिया? रॉबेस्पियर को उड़ा दिया। योर नेम इज आहान। ओके, सो नेक्स्ट आहान विल रीड। आहान? Robespierre was an autocrat. His act led to the reign of terror for many. Yes, तो उसने डर का दौर शुरू कर दिया। उसने उस रीजन को क्या बना दिया? डर का दौर बना दिया। काम्या ने जरा सा कुछ बोला रॉबेस्पियर के बारे में, उड़ा दो इसकी गर्दन। और इसकी गर्दन उड़ाने को क्या बोलते हैं? गिलोटिन। वेरी गुड। इसने कुछ बोला, इसका नाम क्या है? प्रखर, ठीक है। वैसे ये कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जब ये बोलता है बहुत खतरनाक बोलता है। तो इसने मेरे बारे में कुछ बोला, मैं रॉबेस्पियर हूँ, तो इसको क्या कर देने का? ठीक है। चलो, तो इसके बाद थर्ड पॉइंट लेकर आओ। थर्ड पॉइंट कौन रीड आउट करेगा? After the rule came to an end, a directory was formed. रुको, रॉबेस्पियर मर गया, क्या फॉर्म हुई फिर? क्या फॉर्म हुई? डायरेक्टर साहब आ गए। रॉबेस्पियर मर गया तो कौन आ गए? डायरेक्टर साहब। आप अपने फादर्स को इमेजिन कर सकते हो। कौन आ गए? डायरेक्टर साहब। कौन आ गए? डायरेक्टर साहब। अब डायरेक्टर साहब के आने के बाद क्या हुआ बेटा? यस। So as to avoid the concentration of power in one individual hand, but the member of the directory fought among themselves, which led to political instability. चलो, डायरेक्टर साहब आ गए, पापा आ गए, लेकिन फिर वो भी नहीं संभाल पाए,
ठीक है, और क्या हो गई कंट्री में? इंस्टेबिलिटी। तो अपने में ही लड़ जाते थे, 5 मेंबर्स हुआ करते थे, अपने में ही लड़ जाते थे, तो नेशनल असेंबली उन्हें डिसमिस कर देती थी। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी ठीक है। तो एक बात बताओ, इतनी इंस्टेबिलिटी हुई तो लोगों ने इतना ज्यादा रिवोल्ट क्या किया? कोई बेनिफिट हुआ उनके रिवोल्ट करने का? क्या उनकी हंगर खत्म हुई? क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ? कुछ खत्म हुआ? तो फिर कौन आ गया 1972 में? 1972 1972 में 1972 1972 में 1792 में कौन आ गया? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो आ गया। चलो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? यस बेटा। हाँ, In this period, Napoleon Bonaparte gained the control of the Navy as a director in 1880. डायरेक्टर नहीं, डिक्टेटर। ठीक है, पापा को अब इमेजिन मत कर, अब नेपोलियन आ गया। ठीक है, चलो। In 1800, काम्या क्या he हो crowned गया? himself as the Emperor of France. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। चलो अब काम्या पढ़ेगी लास्ट पॉइंट। देखो, गिलेटिन होने के बाद भी वापस आ जाती है। चलो, हाँ He बेटा। set out to conquer the अरे neighboring- आराम से पढ़, समझ ही नहीं आया। He set out to conquer the neighboring European countries. Soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. ये लोग शुरू से पढ़े हुए ना, इनको कोई कदर नहीं है मेरी, इसीलिए बीच क्लास में इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बेटा, समझ में? डन। अब समझ में आ गया नेपोलियन कहाँ से आया, क्यों आया, क्या हुआ। नेपोलियन पढ़ते पढ़ते हमने एक वर्ड पढ़ा, वो कौन सा वर्ड था? नहीं, ऑटोक्रेसी तो है ही, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या? डिक्टेटर तो वो है ही, उसके अलावा पापा आ गए थे। डायरेक्टर। पापा से कुछ संभला? पापा 5 मेंबर को ले आए अपने साथ। ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत संभालने की कोशिश की कंट्री को, लेकिन कंट्री नहीं संभली और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। फिर कौन आया? नेपोलियन। कौन आया? नेपोलियन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माय वॉइस इज ऑडिबल? स्क्रीन ठीक है? Unity amongst all the members or all the citizens of the country. Yeah, and liberty is freedom, and what is equality? Irrespective of the religion, gender, caste, everyone is equal. Okay? चलिए अब लेगेसी पढ़ ले फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो फटाफट लेगेसी देखो। इसने एक माइलस्टोन, ये एक पत्थर लेकर आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या लेकर आया अपने साथ? एक स्टोन लेकर आया। कौन सा स्टोन लेकर आया? माइलस्टोन। कौन सा स्टोन? माइलस्टोन। और ये माइलस्टोन ने किसको मोटिवेट किया? मास मूवमेंट। मास मूवमेंट को इनिशिएट किया। ठीक है, तब लोगों को एक्चुअली में समझ में आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, यस वी द पीपल ऑफ द कंट्री हैव द पावर। ठीक है, कि कोई भी कितना भी अमीर हो, कोई भी कितना भी बड़ा हो, बट अगर लोग यूनाइट हो जाएं, ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग यूनाइट हो जाए, मुझे पीटना शुरू कर दो, सोचो तो मैं क्या ही कर लूंगी। ठीक है, चलो दैट वे। तो लोग क्या लेकर आए? फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने साथ क्या लेकर आया? कोई स्टोन लेकर आया बड़ा सा। उस स्टोन का नाम क्या है? और उस माइलस्टोन ने लोगों को क्या करना सिखाया? वो पत्थर को सबको देना सिखाया, यानी कि मास मूवमेंट करना सिखाया। उसके बाद इंडिया में कौन से राजा थे जिनको बहुत इंस्पिरेशन मिली फ्रेंच रेवोल्यूशन से? टीपू सुल्तान। 8th क्लास में पढ़ा था टीपू सुल्तान के बारे में? पढ़ा था बेटा? चलो, ऑनलाइन वाले हो तुम लोग? 8th ऑनलाइन किया है तुमने? ऑफलाइन किया, फिर भी ये हाल है। चलो कोई बात नहीं, 9th में ऐसा मत करना। चलो हो गया, इतना समझ में आ गया। अब तुम कहोगे मैम आप इंडिया को क्यों बीच में घुसा रहे हो? आपको क्या इतना प्रॉब्लम है कि आपने इंडिया को इसके अंदर डाला? हाँ, इंस्पायर हुए थे, और ये आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। राजा राम मोहन रॉय भी वो भी थे, रशिया में भी तो जार निकले। बिल्कुल हुए थे, 100% हुए थे। लेकिन अगर इंडिया का पूछा और अगर आपने जार लिखा तो फिर मैम आपको जार कर देंगे। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखो। हाँ, रशिया का पूछा तो आपको जरूर लिखना है। ठीक है, चलो जार निकोलस II ने भी कमाल कर दिया, लेकिन वो हमने अच्छा बाद में हमने पढ़ा ना, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। चलो 2। ठीक है, चलो दिग्विजय खो गया। चलो आओ बेटा, जल्दी जल्दी। इंस्पायर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किस चीज को चेंज किया? लोगों की सोच को। और वो सोच कौन सी सोच थी? सोसाइटी की सोच थी और
इकोनॉमिकल सोच थी, ठीक है। तो जल्दी बताओ कौन सी सोच को चेंज किया? अरे ठंडे हो गए तुम लोग तो यार, इतना पूरा जोश जगाओ अपने अंदर। कौन कौन से चेंजेस लाए? Social and economic, इकोनॉमिक, कौन कौन से आइडियाज? liberty, fraternity and चाहे equality. तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यू कैन राइट, ओके। चलो अब इशिका बताएगी। इशिका, ये न्यू आइडियाज कौन लेकर आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में? आइडियाज किसने दिए थे लोगों को? तू पहुंचा दे उसको वहां पे। क्या हो गया बेटा, थोड़ा दिमाग यूज करो, क्या कर रहे हो? फ्रेंच रेवोल्यूशन में किसने आइडियाज लोगों के ऊपर दे दे के मारे थे यार, जल्दी बताओ। Napoleon. हम टीपू सुल्तान. दस तेरी की। Non-national assembly के leaders मेरा point है। अच्छा हाँ, थैंक गॉड। हाँ, फिलोसफर्स ने, फिलोसफर जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। और मैम मिडिल क्लास ठीक है, कॉफी शॉप से सैलड दस तेरी की क्या? तो मैम राजा राम मोहन, मैम टीपू सुल्तान, मैम सर निकोलस टू भी आ जाता अभी थोड़ी देर में। अगर पूछती ना बेटा किसने आइडियाज दे, बोलते मैम हिटलर आया था यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। न्यू आइडियाज किसने दिए थे? फिलोसफर का नाम बताओ जल्दी से। जॉन लॉक ने आपको लॉक कर दिया था आइडियाज पे। गवर्नमेंट. जॉन लॉक, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। मैम वो और वोटिंग कौन था? मॉन्टेस्क्यू। अच्छा चलो पहले फिलोसफर के नाम बोल दो, बुक से ही बाढ़ में। जॉन लॉक, जीन जैकेट रोसो रूसो एंड एंड मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। समझ में आई बात? तो टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, हिटलर, ठीक है, प्रखर, ठीक है, और दालिका मैम, ये सब मत बोलना। मैम आप पढ़ा रहे हो, आप ही ने डाले होंगे इसमें आइडियाज, ठीक है। ऐसा नहीं, ठीक है। आइडियाज कौन कौन से थे बेटा? सोवरेनिटी के। अब सोवरेनिटी क्या होता है? that we have the right to take Ma'am, our we own have the decisions. ओन Nobody should- डिसीजन। जैसे मैम Ma'am, फॉर इसके एग्जांपल independence हमारे जितने भी इंटरनल अफेयर्स है उनको हम खुद हैंडल कर सकते हैं। वेरी गुड, यस। अब ये मेरी क्लास है, ठीक है, ये मेरा देश है, कोई तो दूसरा हम लोग अपने क्लास को चला सकते हैं। ये नहीं कि वहां से रोहित सर आ रहे हैं और कह रहे हैं ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा तो क्या? अच्छा सर अभी बता देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते। सपोज करो अपूर सर है, कह रहे ये वाला क्वेश्चन आप गलत पढ़ा रहे हो, आप ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, तो हम उन्हें अपनी क्लास में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। सोवरेन का मतलब क्या है? ये मेरी क्लास है, ये मेरा देश है, मैं इसको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, हमारी गवर्नमेंट और हमारे पीपल अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे इसको चलाएंगे, ठीक है। सोवरेन, ठीक है। नो एक्सटर्नल पावर कैन इंटरफेयर। एक्सटर्नल पावर का नाम लेते किसको याद कर लेना? रोहित सर और अपूर सर, क्योंकि मैम ने बोला था वो दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा सकते। तो एक्सटर्नल पावर कुड नॉट इंटरवीन, ठीक है। एंड the government has the right or the people has the right to government have the right to vote and the people have the right to take decisions। पहले पूरा सुन तो लो यार, गवर्नमेंट भी वोट दे रही है, पीपल भी वोट दे रही है, क्या क्या बोलते रहते तुम लोग। चलो, एंड और एक पर्सन को इंडिया में इससे बहुत बड़ी सीख मिली, फ्रेंच रेवोल्यूशन। राजा राम मोहन. हिटलर तो नहीं था इशिका, पक्का बेटा? चलो ओके, तो दिस इज ऑल क्लियर। चलो अब मुझे फटाफट से बताओ, लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या लेकर आया? और उस माइलस्टोन ने हमें क्या सिखाया? इंडिया में कौन से दो लोगों को मिला? वेरी गुड। और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन से चेंजेस लेकर आया? ठीक है। और कौन से आइडियाज? देखो अब दो वर्ड याद रखना, एक चेंजेस सोशल एंड इकोनॉमिकल, एंड आइडियाज ऑफ आइडियाज। चेंजेस एंड आइडियाज लेकर आया। चेंजेस कौन कौन से लेकर आया? सोशल एंड, और आइडियाज जल्दी फ्रेटर्निटी। हाँ बेटा, कौन क्या लेकर आए? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या दिया? न्यू आइडियाज। किसने दिया आदित्य? फिलोसफर्स के नाम बेटा? जीन्स पहन के आए थे जैकस रोसो, ठीक है। क्या पहन के आए थे? जीन पहन के आए थे। कौन? जैकस रोसो, ठीक है। चल इसके बाद एक और नाम है मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। वो और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें क्या आइडिया दिया? आइडियाज ऑफ सोवेरेनिटी, नो एक्सटर्नल पावर कैन इंटरवीन इंटरवीन या इंटरफेयर। और कौन से राजा थे जिनको इंस्पायर? ठीक है, ठीक है। चलो हो गया, बस इसके बाद और कुछ नहीं करना है। चलो ये हो गया आंसर, ठीक है। बस तोड़ मोड़ के लिख दिया। चलिए इसको रीड आउट कीजिए, सामने रीड आउट जल्दी से। फर्स्ट The French Revolution is the milestone. बी लाउडर।
The तबीयत खराब French है? name बहुत अच्छा चल फिर और तेज पढ़। the French the French Revolution is the milestone in the history of mankind. It inspired मैनकाइंड की हिस्ट्री में बहुत जबरदस्त इवेंट है, माइलस्टोन लेकर आया मैनकाइंड, ठीक है, लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा पत्थर लेकर आया। चल, It inspired revolutionary movement in almost every country of Europe and South America. यस इंस्पायर हो गई काम है, ठीक है, वेरी गुड। प्रखर सेकंड पॉइंट, It inspired social and economic changes in कौन Europe. से चेंजेस? Social and economic. ठीक है चलो आगे, It inspired the Germans, Italians, and Austrians to overthrow the repressive regimes. किस किस को इसने इंस्पायर किया? सबको, आसपास के German. सारे एरियाज को, ठीक है, इटालियंस को, ऑस्ट्रियंस को, जर्मन्स को, एक्सेट्रा। तब आते ही थोड़ी हिटलर पहुंच गया था बेटा, कैसी बात कर रहे हो? एक हिटलर तो टाइम था बीच में बहुत 1790 to बहुत 1930s. यस वेरी गुड। शांत हो जा, टीचर में हो बेटा, उस टाइम पे अलग था सिचुएशन, ठीक है, वो जब नाजिज्म आगे पढ़ेंगे तब बता, ठीक है। चलो गुस्सा नहीं प्रखर, चलो नेक्स्ट पॉइंट प्रखर। Spread new ideas among the people. The revolution inspired struggling nations of Asia and Africa. और एशिया और अफ्रीका तक भी ये आइडियाज पहुंचे, और वो आइडियाज कौन कौन से थे? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड, ठीक है। चलो अब लास्ट पॉइंट पढ़ दो ऋषिका। It initiated mass movements and instilled the spirit of nationalism among the ओके डन, ठीक है, ये दोनों याद हो गए, ये दोनों टेस्ट देने आते हैं, इनकी राइटिंग भी याद होगी, एक की बहुत अच्छी है, एक बहुत कचरा करती है। मैम नहीं करती, अच्छा। मेरी अच्छी है। अच्छा चलो ठीक है, देखो बस ऐसा बोलने की देर होती है, ईगो हर्ट हो जाती है, ठीक है, बस बच्चों की ईगो हर्ट कर दो, कुछ भी करेंगे वो आपके लिए। और देखो और है द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। द फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव द टर्म नेशन इट्स मॉडर्न मीनिंग, एक देश को उन्होंने एक नया टर्म दिया, उन्होंने एकजुट होना सिखाया, ठीक है, वननेस सिखाया, एकजुट वननेस, ठीक है। एकजुट का मतलब क्या होता है? वननेस। क्या हम लोग वननेस को फील कर सकते हैं इंडिया में? क्या हम वननेस को इंडिया में फील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। काम है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, हम लोग क्या देने जा सकते हैं? वोट, ठीक है, सो वी कैन कनेक्ट। और लास्ट आइडिया ऑफ सोवरेनिटी, और उसके बाद राजा राम मोहन रॉय एंड टीपू सुल्तान, ठीक है। और इसमें आप चाहे तो ऑथर्स के, फिलोसफर्स के नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, इसमें नहीं, ठीक है, वो आइडियाज वाले पॉइंट, ठीक है। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी was spread among the people by the John Locke, Jean-Jacques Rousseau and Montaigne। एक पॉइंट और बढ़ा दे, ठीक है, टीचर को पता लगना चाहिए कि आज ये पढ़ के आएगा, ठीक है। चल टीचर के कितने पॉइंट तो मुझे भी नहीं आते, ठीक है, डन। फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इतने ही क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन था मॉर्निंग, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, तीसरा क्वेश्चन क्या था? Outbreak of revolution. आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, चौथा क्वेश्चन क्या था? Macmillan Robinson. जैकोबिन क्लार्क, उसके बाद कौन आया? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड इन 1791, उसके बाद कौन आया? नेपोलियन, उसके बाद कौन आया? ठीक है, हो गया पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज, समझ में आ गए सारे पॉइंट्स। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज कर ले, पक्का? Yes. चल सोशलिज्म एंड इट्स फीचर्स, ठीक है, अभी है टाइम, हाफ एन आवर है हमारे पास, और क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुई। कितना बोरिंग लग रहा है? इतना बोरिंग लग रहा है? यस, किसने बोला यस? आदित्य के बीच पढ़ आदित्य नहीं बोल सकता ऐसा, क्योंकि आदित्य एकदम एज लाइन पे खड़ा है, या तो इधर या तो उधर, चाहे वो कह रहा है मैं पढ़ ही लेता हूँ, ठीक है, इधर पापा के जूते हैं, इधर मैं, तो उसने मुझे चूज कर लिया, ठीक है। चलो सोशलिज्म, एंड तुम सबके भी ऐसे ही है, ज्यादा खुश मत हो, ठीक है। चलो सोशलिज्म एंड इट्स फीचर्स, ठीक है। अब चैप्टर को घुमाना फिराना है ही नहीं बेटा, बिल्कुल घुमाना फिराना है ही नहीं, इस चैप्टर ने जो है बच्चों का दिमाग खराब कर दिया था, ठीक है। It was, you know, it was a nightmare for some students, and it is still, I guess, for someone or some students. I don't know who they are, but now इसको मैं घुमा फिराऊंगी नहीं बिल्कुल भी। मैं एनसीईआरटी में भी बहुत कुछ दे रखा है, so I will not explain all that. बिल्कुल सीधा साधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। सबसे पहला आपका चैप्टर का हेडिंग है सोशलिज्म, बता दो सोशलिज्म क्या होता है और उसके फीचर, बस। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म एक आइडिया है, क्या है? व्हाट एन आइडिया, सर जी वाला आइडिया है, क्या है? क्या बेटा पूरा बोला कर, ठीक है, यहाँ फिर गड़बड़ हो जाती है, तो चल आइडिया है, और वो आइडिया क्या बिलीव करता है? देखो अब एक चीज है, वो एक आइडिया है जो बिलीव करता है किसी चीज पे, अब वो क्या चीज है वो हम आगे पढ़ेंगे, एंड देन
चलो पढ़ ही लेते फिर। क्या आइडिया है? आइडिया ये है दैट प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सोशलिज्म का आइडिया कहता है कि प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होनी चाहिए? इक्वली। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होनी चाहिए? इक्वली। बिलीव क्या करता है? अगेंस्ट ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये नहीं कि ऋषिका के पास, अगर ऋषिका इंडस्ट्रियलिस्ट है तो सारी प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए। सोशलिज्म कहता है कि ओनरशिप अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर, ठीक है, ओनर्स, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है? पीपल आर इक्वल कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, कि हम सबकी भलाई के लिए काम करें, ना कि कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम। डन बेटा, चलो फटाफट इसको रिवाइज कर लो। एक आइडिया है, पढ़ो जल्दी से। आइडिया है प्रॉपर्टी शुड बी बिलीव Against ownership of private property. पीपल आर Equal. कलेक्टिव सोशल Interest. सही है, कुछ गलत तो नहीं है इसमें। और मैंने ये क्वेश्चन अभी दिया था टेस्ट में, जिसमें तुमने इस क्वेश्चन की वाट लगा दी। क्यों आदित्य, क्यों दिग्विजय, क्यों ईशिका? इस क्वेश्चन की वाट लगी पड़ी, पता ही नहीं चल रहा कि क्या आंसर लिखना है। क्या है ये? क्या है? एक रिभाव का नाम लेना तो भूल ही गई, रिभाव खुश हो रहा है, ठीक है। चलो, और आप सब भी अगर चाहे तो टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ऋषिका और रिद्धिमा ने भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ की है, तो ध्यान रखना। आइडिया है, उसका बिलीव करता है वो किसी चीज पे, ये कुछ वर्ड का है, ये मुझे है, ठीक है। अभी पेपर मिल जाएगा तो देखो, अभी मिल जाएगा। अभी मिल जाएगा, अभी बस क्लास खत्म होते ही मिल जाएगा, जाने नहीं दूंगी जब तक। तुम लोगों ने पेपर नहीं दिया था पक्का? फिर किसने लिखा कुछ कुछ उल्टा सीधा? अच्छा, बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते, पता नहीं कुछ कुछ उल्टा सीधा लिख देते। तो क्या है बेटा सोशलिज्म? एक जो बिलीव करता है किसी बात पे तो बिलीव करता है। अब वो क्या बिलीव करता है? आइडिया क्या है? प्रॉपर्टी शुड बी Equally distributed. बिलीव किस पे करता है? अगेंस्ट है, कि मैं भरोसा नहीं करता, अगेंस्ट हूं मैं ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। और लास्ट क्या है? पीपल आर इक्वल। सबकी भलाई के लिए काम करो, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल। ठीक है प्रखर, गुड मॉर्निंग प्रखर, ठीक है। और वो किसके फेवर में है? कोऑपरेटिव। यानी कि सब मिलके काम करें, कोऑपरेट करें। बस अब घुमाओ फिराओ और लिख दो। अगर वो बुलेट पॉइंट तुमको याद हो गए, अगर तुमने सारे बुलेट पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया, ठीक है, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा नहीं मतलब पेपर का काम हो जाएगा तमाम, ठीक है। चलो, इट इज अगेंस्ट द ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर्स, सोसाइटी एज अ होल शुड कंट्रोल द प्रॉपर्टी कलेक्टिवली। ये मत लिखो, कोई बात नहीं है। इट स्टैंड फॉर द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट rather than पर्सनल गेन्स। सोशलिज्म इज इन फेवर ऑफ कॉपरेटिव्स। और सबसे बड़ी बात, इट इज द आइडिया which believe that all people are equal and property should be equally distributed, ठीक है। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। अब ये दोनों कौन है? फिलोसफर्स हैं ये, पक्का सोशलिस्ट थिंकर्स हैं। कौन है? जो बड़ा सोच विचार करते हैं, ठीक है, सोशलिस्ट थिंकर्स। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। चलो, इनके आइडियाज देख लेते हैं। दोनों के आइडियाज सेम है, अलग अलग नहीं लिखने, मजे आ गए। अगर ये क्वेश्चन आया तो एक ही में आया, ठीक है। इसमें पूरा आंसर लिख देना। अगर कार्ल मार्क्स आ गया तो भी यही आंसर लिख देना, फ्रेडरिक एंगल्स आया तो भी यही आंसर लिख देना, दोनों आया तो भी यही आंसर, ठीक है। चलो, आंसर क्या है? क्या बिलीव करते थे? आइडियाज क्या थे उसके? कैपिटलिस्ट सोसाइटी बननी चाहिए? नो मैम, कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं बननी चाहिए। यानी कि सारी प्रॉपर्टी ऋषिका के पास होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं बननी चाहिए। कैसी सोसाइटी बननी चाहिए? रेडिकल सोसाइटी, ठीक है। यानी कि सबके पास प्रॉपर्टी हो। द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स जो दिन रात फैक्ट्री में काम करके ओनर को पैसा दिलवाते हैं, उनकी कंडीशंस, उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उनकी कंडीशंस को ध्यान रखना है। ये नहीं कि उनसे 15 घंटे काम करवा रहे हैं, ये नहीं कि उनको स्लम्स में रहना पड़ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि उनको फैक्ट्री में बहुत ही ज्यादा सप्रेस किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा उनको उन्हें जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है, बहुत काम कराता है, बहुत कम वेजेस देता है, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। इसके बाद कैसी सोसाइटी बननी चाहिए? कम्युनिस्ट सोसाइटी। कैसी? कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब कम्युनिस्ट सोसाइटी नहीं, कैसी सोसाइटी बननी चाहिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी इसमें घुस गया,
कम्युनिस्ट सोसाइटी भी इसमें घुस गया, रेडिकल सोसाइटी भी इसमें घुस गया और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसमें घुस गया। कैपिटलिस्ट सोसाइटी कौन सी होती है जिसमें क्या होता है, बहुत सारा कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, मनी। तो एक ही इंसान के पास सारा मनी, ठीक है। कंडीशन ऑफ द वर्कर कैसी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए। कैपिटल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, रेडिकल सोसाइटी होनी चाहिए, सबके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि सब लोग कैसे होने चाहिए, सब लोग एकजुट होकर काम करते हैं, सबकी भलाई के लिए काम होना चाहिए, बस, ठीक है। चलो इसके बाद ये हो गया इसका आंसर। आंसर क्या है, कौन पढ़ेगा बेटा, आप पढ़ो फर्स्ट पॉइंट। Capitalist society. Marx argued that industrialist society was capitalist. तो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कौन पढ़ेगा, रिबव, रिबव सेकंड पॉइंट। condition of the workers will not improve as the मैं उठा भी नहीं रही थी बेटा। हाँ, accumulated by private, accumulated मतलब एक जगह बहुत सारी अगर accumulated की जगह कोई दूसरा सिनोनिम डालना होगा तो क्या डालोगे, टेकन है, तो इसीलिए तेरे मार्क्स कट जाते। टेकन, कलेक्टेड, तो नलायक को आसान वर्ड यूज कर लो, ठीक है। क्या वर्ड यूज कर लो accumulated की जगह, कलेक्टेड। टेकन, आई एम टेकन, हाँ नलायक। चलो चलो, एनीवेज जोक्स अपार्ट, थर्ड पॉइंट कौन पढ़ेगा, दिग्विजय पढ़ देगा, चलो बेटा। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, the workers had to construct a radical society. उन्हें लड़ना पड़ेगा, अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं तो उन्हें अपने राइट्स के लिए दे हैव टू स्टैंड टुगेदर, सो दैट इज नोन एज रेडिकल सोसाइटी। एंड लास्ट पॉइंट इज, कौन पढ़ेगा, हाँ बेटा आप पढ़ दो। He believed that the communist society was the natural society of the people. और कम्युनिस्ट सोसाइटी जो क्या होगी, मतलब जो कम्युनिटी पे डिपेंड करेगी। कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या होती है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज से बनती है और जो सबकी भलाई के लिए काम करती है, यानी कि कोऑपरेटिव बना के काम करती है, ठीक है। कोऑपरेटिव मतलब सबकी भलाई के लिए काम करती है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कीवर्ड क्या क्या थे फटाफट देखो। कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कंडीशन ऑफ द वर्कर, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो नहीं होना चाहिए, और कैसी सोसाइटी बननी चाहिए, रेडिकल सोसाइटी। ये है आपके पॉइंट। डन हो गया बेटा काम। चलो 1 मिनट का ब्रेक, सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक। आप लोग चाहे तो पानी पी के आ सकते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन। चलो इन प्रोग्रेस हो गया, चलो आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे जैकोबिन्स तो बहुत अच्छे लगे। हाँ बेटा इतना नहीं पढ़ाऊंगी मैं, तो चिंता मत कर, मुझे पता है खत्म हो गया। ये भी हो गया। रेन ऑफ टेरर पूरा ही छोड़ दिया था। पूरा ही छोड़ दिया। रेन ऑफ टेरर बेटा, अगर जैकोबिन क्लब के बारे में समझ में, बीच में मैंने इसको गिलेटिन किया, ये सब बताया, मैंने क्यों बताया पता, क्या तू आंसर बना के नहीं लिख सकता? अब तेरे को इतना स्पून फीडिंग चाहिए कि वो रॉबेस्पियर का भी एक एक रेन ऑफ टेरर का एक एक पॉइंट हमको चाहिए। हाँ जैकोबिन क्लब से ही वो स्टार्ट हुआ है, तो उसको लिख इंट्रोडक्शन में, और गिलेटिन का एक पॉइंट लिख दे कि उसके सपोर्टर्स ही उसके अगेंस्ट है। दैट्स इट। क्या तू भी यार ऐसी ऐसी, अरे तेरी वजह से क्या हो गया, फिर हम कहाँ पहुंच गए। चलो बेटा आगे एक क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स समझ में, सोशलिज्म की शुरुआत हमने कहाँ से की, व्हाट इज सोशलिज्म एंड इट्स फीचर, बताना जरा। सोशलिज्म क्या है, फीचर क्या है, हैंड रेज करो किस किस को याद हो गया। सोशलिज्म एंड इट्स फीचर्स, बुलेट पॉइंट्स। विभाग, व्हाट इज दिस, दिग्विजय। Socialism is the idea based on belief. देख के बता रहे हैं कहीं से। हम नहीं। Socialism is the idea based on belief that all are equal before law and property distribution among the society should be equal. वेरी गुड, ठीक है। आगे उसके फीचर्स। Feature. हाँ It believes that the collectivization should be People believing in socialism were called socialists. They were against the existence of private property. अब मुझे सिर्फ बुलेट पॉइंट बताओ, सोशलिज्म क्या है, आइडिया कौन सा आइडिया, Based on the belief that all people are equal. property should be equally Belief very good, and एक और belief है क्या, people are equal and they should make what, collective interest. they should make क्या, Collective
interest. कलेक्टिव इंटरेस्ट। रेडिकल सोसाइटी बननी चाहिए। Yes, What is ma'am. radical society? When workers will stand against capitalism. देखा, याद आ गया ना, इसको दिखाते हैं कैपिटलिज्म। अरे ये कहाँ चला गया? ये सब रिवाइज हो गया, अब तो नहीं भूलोगे, ये पूरा चैप्टर कनेक्ट हो गया बेटा, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अभी प्रखर की शिकायतें मत सुनना, वो मेरे को कह रहा है आपने रेन ऑफ टेरर छुड़वा दिया, ये छुड़वा दिया, वो छुड़वा दिया, बट मुझे पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये सब हम लोग कर चुके हैं, आगे मूव करते हैं। ये तो आगे चल ही नहीं रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई। नेपोलियन के पीरियड में क्या बना था? पापा क्या बन लेकर आए थे? डायरेक्टरी। वेरी गुड। और डायरेक्टरी के बाद डायरेक्टरी पास हो गई थी कि फेल हो गई थी? क्या हो गया था? क्या नहीं, क्या स्टेबल नहीं कर पाई थी? Instability. बहुत बढ़िया। और इसके बाद फिर कौन आ गया था? नेपोलियन। Bonaparte. और वो क्या लेकर आया था? Monarchy. अरे क्या हो रहा है बार बार? इससे करती हूँ बार बार। ये देखो क्या हो जाता है। बैक कर दो ना। हाँ, ऊपर स्लाइड शो पर फॉर्म प्रेजेंट। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? रशिया के बारे में। राजा का नाम क्या है? जार निकोलस II। कौन से एरियाज की बात कर रहे हैं? रशिया की। कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? रशिया की। क्या क्या प्रॉब्लम थी वहां पे, जल्दी से बताओ। रशिया में प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स की हालत खराब थी। मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स, ठीक है, मतलब रूरल एरिया में क्या क्या काम करते थे लोग? एग्रीकल्चर का। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में लोग किसका काम करते थे? वर्कर्स। वर्क एज अ वर्कर काम करते थे। क्या उनको सारी चीजें मिल रही थी? नो क्या उनकी सारी डिमांड्स पूरी हो रही थी? No, मैम। और लोग और वर्कर्स से बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था और बहुत लो वेजेस पे, और उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, कभी भी उनको निकाला जा सकता था। डिसमिसल ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट है हमारे पास? इन शॉर्ट लोगों की हालत खराब है, दे आर स्टिल अनहैप्पी, ठीक है, बिकॉज वर्कर्स आर नॉट गेटिंग पेड as they are working much more high for higher period of time या hours of time, but they are getting very less wages, plus they had no job security, ठीक है। and if I am talking about the rural areas में क्या था? क्या लोग जो एग्रीकल्चर वहां पे जो लोग कर रहे थे, क्या वो लोग खुश थे? क्यों खुश नहीं थे? बिकॉज उनकी सारी लैंड्स किसके पास थी? नोबल्स के पास। नोबल्स कौन थे? है फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं जाना है, सोशलिज्म की बात हो रही है, रशिया की बात हो रही है। नोबिलिटी मींस किसके पास थी? राजा के पास थी कि ऑटोक्रेसी के पास थी? राजा और ऑटोक्रेसी क्या होता है? नोबिलिटी। बेटा राजा और ऑटोक्रेसी सेम होता है? मोनार्की और ऑटोक्रेसी सेम होता है? क्या होता है, क्या अलग होता है, क्या डिफरेंस होता है? मैम मोनार्की में एक इंसान के पास सारी प्रिविलेजेस होती है, लेकिन ऑटोक्रेसी में थोड़े बहुत जो है प्रजा होती है उसे भी कंसिडर करते हैं। नहीं वो बिल्कुल गलत है बेटा। और मैम ऑटोक्रेसी में monarchy रूलर्स same होते हैं में वो अपनी होती है। पॉलिसीज को रेंटलेसली फॉलो करते हैं, और जो मैम जो उनकी प्रजा होती है उनकी बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ऑटोक्रेसी होता है जब बिल्कुल भी नहीं, मतलब थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा गलत। देखो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, मोनार्की क्या है? मोनार्की है, उसमें राजा है, ठीक है। राजा किसको रूल कर रहा है? पूरी की पूरी कंट्री को। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है? ऑटोक्रेसी का मतलब है क्या कहते हैं कि उसके हाथ में ही पूरा का पूरा अल्टीमेट राइट है। पर क्या सिर्फ राजा के हाथ में है? नहीं, राजा के साथ और किसके हाथ में है? जो रॉयलिटी है, ठीक है, जो रॉयल्स है। रॉयल्स मतलब उसके रिश्तेदार, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो आसपास की उसकी जो पूरी फैमिली है, उनके पास पूरी पावर है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि काम्या है रॉयल फैमिली, काम्या ने किसी का मर्डर कर, ठीक है, तो क्या काम्या को सजा मिलेगी? नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप एक कॉमन पर्सन है, तो क्या आपको सजा मिलेगी? अगर आपने नहीं भी करा होगा तो भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट कि रॉयल फैमिली के पास पूरी की पूरी पावर है। और एक और टर्म आती है जिसका नाम होता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है बेटा? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं? जमींदार। जमीन, जो कि है दिग, ठीक है, इसलिए दिग्विजय को पता है, ठीक है। चलो, तो एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? जिनके पास ह्यूज एस्टेट्स होते हैं, ह्यूज लैंड्स होते हैं, ठीक है। पापा किसका काम करते हैं बेटा? किस चीज का बिजनेस? प्रोजेक्ट मैनेजर।
प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ रहे हो तो लोग? चलो एनीवेज, चलो समझ में आ गया रशिया। चलो इसके बाद आगे देखो रशिया में क्या क्या पॉइंट्स है। अब यही क्वेश्चन में आएगा कि भैया क्या क्या चेंजेस हुए, तो डिस्क्राइब एनी 3 चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1904 इन रशिया। रशिया में क्या क्या चीजें चल रही थी? प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स बहुत ज्यादा थे बेटा, वर्कर्स की हालत बहुत खराब थी, डिसमिसल ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स को निकाल दिया जाता था काम से, उनके पास कोई भी काम की जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, और बहुत सारे लोगों को निकाला गया था। कहां से निकाला गया था? पुटिलोव आयरन वर्क, पुटिलोव आयरन वर्क। ठीक है, वहां पे लोगों को काम पे पुट नहीं किया जाता था, क्या किया जाता था? रिमूव किया जाता था। क्या किया जाता था? नाम पुट है लेकिन क्या किया जाता था? रिमूव किया जाता था। तो पुटिलोव आयरन वर्क से बहुत सारे लोगों को डिसमिस किया गया था, इसीलिए डिसमिस और पुटिलोव। ठीक है, और स्ट्राइक फॉर द फुलफिल डिमांड, और लोगों ने कहा यार बस अब बहुत हो गया, हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब हमको क्या करना है? हमको स्ट्राइक करना है। हम क्या करेंगे? इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो फटाफट गरिमा पढ़ेगी, ये क्या लिखा है, जल्दी गरिमा। Tried to fulfill demands. Over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in working conditions. अरे बाप रे, इतना सारा! सिंपल सा लॉजिक है। कहाँ मिले लोग? जल्दी बताइए, कहाँ मिले लोग? सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ मिले लोग? सेंट पीटर्सबर्ग। कितने? कितने वर्कर्स? 10,000। 1,10,000 ऑलमोस्ट। मैम ये सिर्फ 10,000 था बंदा। पक्का? यस मैम पक्का। 100%? 200%। तो यानी कि क्या हो गया यहाँ पे? टाइपो। टाइपिंग एरर हो गया। देखा बेटा, अगर हमने इसे पढ़ रखा है तो हमको समझ में आता है। चलो एनीवेज, अभी मैं ठीक नहीं कर रही, अभी इसमें वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स है। चलो तुम इसको इतना कंसीडर कर लो। कितने थे? 10,000। 10,000 वर्कर्स कहाँ चले गए? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। क्या कहाँ पे चले गए? स्ट्राइक पे। किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स टू 8 hours एंड इंक्रीज क्या? इन वेजेस। देखो तुम स्टूडेंट्स हो, तुमको क्या चाहिए? अच्छा टीचर, अच्छा No, खाना, अच्छे कपड़े, पिकनिक, और टेस्ट नहीं चाहिए। टेस्ट नहीं चाहिए। टेस्ट चाहिए तो टेस्ट में कैसे चाहिए तुम्हें कि तुम अगर कुछ भी ना लिख के आओ तो भी तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 है, ऐसा ऐसे पहले प्रैक्टिस वर्कशीट में वही टेस्ट दे दिया था, हेडिंग बदल। वही दिया जाता है, तो वो भी नहीं पढ़ के आते हैं। ठीक है चलो एनीवेज, तो उसी तरीके से वर्कर्स को क्या चाहिए अपने जीवन में? मेरे को क्या चाहिए? मैं वर्कर हूँ, पैसा। ठीक है, आराम नहीं चाहिए बेटा, आराम हराम होता है। ठीक है, पैसा चाहिए। और क्या चाहिए? लिमिटेड वर्किंग आवर्स। अगर आप मेरे को कोई बोले कि मैम आज आपकी 2 घंटे की नहीं, आज आपकी 24 घंटे की क्लास होगी, काम्या मैं क्या करूंगी बेटा फिर? मैं ही नहीं पढ़ तू तो पाऊंगी। नहीं पढ़ पाएगी डिफरेंट क्लासेस को पढ़ाने पर, आई कैन नॉट एक्सर्ट दैट मच ना। तो लेकिन यहाँ पे बेचारे वर्कर्स को उतना एक्सर्ट कराया जा रहा था, 15 आवर्स उनसे काम कराया जाता था, वो भी बहुत लेस वेजेस पे, तो इसीलिए वो पक गए थे। एंड देन दैट इज व्हाई दे वर डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, तो क्या चाहिए? एक वर्कर को क्या चाहिए? अच्छी वर्किंग कंडीशन, अच्छे वेजेस और लिमिटेड वर्किंग आवर्स, बस और कुछ नहीं। ठीक है, so this was the changes, these were the changes in the society in 1904 in Russia. Got it? चलो इसके आगे मूव करते हैं। तो लोग किधर गए? 10,000 लोग किधर गए थे? क्या करने? राइट। और लोगों को कहाँ से डिसमिस किया गया था? वर्कर्स को आयरन पुटिलोव। आयरन वर्क, पुटिलोव आयरन वर्क। ठीक है, आयरन का काम होता था, रेलवे का काम होता था, तो इसीलिए आयरन की बहुत जरूरत पड़ती थी, तो पुटिलोव आयरन वर्क से लोगों को निकाला जाता था, निकाला गया था। ठीक 4 है, वर्कर्स का डिस्मिस करवा कर। हाँ ठीक है, और फिर उसको बाद में 10,000 वर्कर्स ने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद देखो, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ? ब्लडी संडे। ठीक है, ब्लडी संडे। तो ब्लडी संडे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो देखो ब्लडी संडे मैंने बहुत उसका पॉइंट नहीं बनाया क्योंकि ब्लडी संडे तो बहुत इजी था। ठीक है, चलो गुरबारी पढ़ेगी ब्लडी संडे के बारे में। The incident of attack by police over protesting workers demanding improvement in working conditions. क्या डिमांड थी गाइस? Improvement in working condition, reduction of working hours and improvement and increase in wages. इंक्रीज इन Wages, इम्प्रूवमेंट इन working condition, रिडक्शन इन, working hours. उल्टा मत लिख देना, रिडक्शन इन वेजेस मत लिख देना, एंड इंक्रीज इन वर्किंग आवर्स मत लिख देना। ठीक है, पूरा मतलब तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू विल डेलिबरेटली राइट इट एंड तुम लोग इसको उल्टा पुल्टा नहीं लिखोगे। इम्प्रूवमेंट इन
Working condition, increase in wages, and reduction in working hours, reduction in working hours, reduction in wages and improvement in working condition and increase in working hours. ऐसा मत लिख देना, ठीक है? इंक्रीज इन वर्किंग आवर्स थी, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, कह रहे हाँ, ठीक है? चलो, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ? स्ट्राइक हुई इसके लिए, और ये सारे लोग कहाँ पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे पता है तुम्हें? Yes, ma'am. कहाँ? हम पहले सब नहीं। पैलेस ऑफ ट्यूलिरीज। हर जगह राजा टुल नहीं होता है बेटा, वो लुई टुल था। विंटर पैलेस। विंटर पैलेस, ठीक है? कहाँ गए थे? Winter Palace. विंटर पैलेस पे कितने लोग जाके खड़े हो गए थे? वर्कर्स इन अंडर द लीडरशिप ऑफ Father Gapon. फादर गेपॉन। ऐसे दिखते थे फादर गेपॉन, ठीक है? कैसे दिखते थे? प्रखर जैसे। प्रखर जैसे, ठीक है? फादर गेपॉन के लीडरशिप के अंडर वर्कर्स कहाँ गए? Winter Palace. विंटर पैलेस। क्या करने? स्ट्राइक करने। स्ट्राइक करने। क्या डिमांड थी? रिडक्शन इन Working hours. तू बोल बेटा, रिडक्शन इन अच्छा, ठीक है। इंक्रीज इन एंड इम्प्रूवमेंट इन Working condition. हाँ, ठीक है, चलो शुक्र है। और उसके बाद क्या राजा ने उनकी डिमांड सुनी? No, ma'am. बल्कि उसने क्या किया? उसने हमला करवा दिया अपने ही लोगों पर। And इसका क्या हुआ? 100 killed, 300 injured. कितने इंजर्ड? 300. 300 वोंडेड हुए थे, उनको चोट लगी थी। और कितने मर गए थे? 100 people were killed or dead, and that is why that event turned out to be a event of bloody Sunday. ठीक है? चलो, तुम्हारा संडे कैसा होता है सोचो, इनका संडे कैसा, ठीक है? चलो, एनीवेज इसके बाद क्या हुआ? लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स ने क्या बना लिया? यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे तुम लोग अगर यूनियन बनाओगे तो कौन सा यूनियन बनाओगे बेटा? Union of Students. स्टूडेंट यूनियन। मैं बनाऊंगी तो कौन सा बनाओगे? Teacher union. टीचर यूनियन, ठीक है? और अगर हम लोग आप अपने यूनियन को और मैंने अपने यूनियन को एक साथ मिला लिया तो हम क्या Union of- बनाएंगे? यूनियन ऑफ यूनियन। तो इन सब ने पहले अपने यूनियंस बनाए और इन सब ने फिर एक यूनियन बना लिया, दैट इज यूनियन ऑफ यूनियन। जैसे देवों के देव, महादेव. वैसे यूनियन ऑफ यूनियन, ठीक है? डिमांड। और इन पूरी यूनियन ऑफ यूनियंस ने क्या डिमांड की? Constituent Assembly. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब क्या होता है? Constitution बनाने के लिए बनाई जाती है। एज सिंपल एज दैट। टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन दे मेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बस, ठीक है? ठीक है, चल। इसके बाद आगे चलते हैं। ब्लडी संडे का हो गया काम तमाम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रशिया की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। बेटा हमेशा जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, कभी भी ऐसी गलती मत करना, डेट्स के ऊपर अपना दिमाग खराब मत कर। मतलब you need not to stuck on the dates like anything, because historians were crazy about the dates, but we are not crazy about the dates. We are crazy about the dates, but that is kind of different. मैम इवेंट्स याद ठीक है? हाँ, इवेंट्स याद रखने हैं, बस डेट्स याद नहीं रखनी है। डेट्स अपने आप याद आ जाएंगे। यू नीड टू रिमेम्बर द इवेंट। ओके बॉयज, यू नीड नॉट टू रिमेम्बर द डेट, बट यू कैन रिमेम्बर द डेट्स एज वेल, ठीक है? चलो, एनीवेज, ठीक है? ये देखो हंस रहे, क्यों हंस रहे हैं? डेट की बात करते हैं, हंसने लग जाते हैं। चलो, इसके बाद चलो, एनीवेज, जोक्स अपार्ट बेटा, इवेंट्स को कनेक्ट करना है। और हमेशा हिस्ट्री में आपको ये पूछेगा उस टाइम पे ना उनकी कंडीशन कैसी थी, उस टाइम पे ना उनकी कंडीशन कैसी थी, उस टाइम पे ना उनकी कंडीशन कैसी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पूछा उस टाइम पे उनकी सोसाइटी की कंडीशन कैसी थी, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। फिर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ जाएगा कि रशिया की सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। तो 5 सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रशिया। सोशल इनइक्वालिटी थी, किसी की किसी से नहीं बनती थी, ठीक है? हर एक अलग अलग एरियाज में बटा हुआ था, किसी को नहीं पता था, कोई नेशन टाइप का कुछ नहीं था, ठीक है? मतलब नो सोशल इक्वालिटी या सोशल इनइक्वालिटी। एग्रीकल्चरिस्ट थे कुछ लोग वर्कर्स थे। बहुत डिफिकल्ट पीरियड था क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके पास थी? प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर। किसके पास थी? प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऋषि का मत लिखाना गलती से, ठीक है? पॉपुलेशन हैड डबल्ड। और एक और मुसीबत क्या आ रही थी काम्या? क्या मुसीबत आ गई थी बेटा रशिया में? पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी। और लोग जो गांव के लोग थे वो उठ के कहाँ आ रहे थे काम की तलाश में? अर्बन एरिया। They were migrating to the urban areas, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन वर पेड लेस देन मेन। मेन को ही नहीं पैसे मिल रहे थे, वुमेन को तो कहाँ से ही मिलते थे, ठीक है बेटा? तो दिस वाज द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया। सोशल कंडीशंस भी डाली है मैंने इसके अंदर और इकोनॉमिकल कंडीशंस भी मैंने इसके अंदर डाल दी,
ठीक है, गॉट इट? चलो वर्कर्स और पेजेंट्स में भी डिविजन्स। हाँ, वो बाद में आया था, ठीक है। चलो इसके बाद ये आप लोग प्रोमिनेंटली इसको लिख सकते हो, सोशल इनइक्वालिटी वाज वेरी सिग्निफिकेंट और वेरी प्रोमिनेंट अमंग द वर्किंग क्लास। इनइक्वालिटी थी, कुछ अमीर है तो अमीर अमीर करोड़पति, कुछ गरीब है तो इतने गरीब है कि एक टाइम का खाना नहीं है। सो बहुत खतरनाक सोशल इनइक्वालिटी थी। इकोनॉमिकली रशिया वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। रशिया के तो राजा थे जो ये निकोलस जी थे ना, इनका दिमाग ही नहीं चलता था। ये बार बार जापानीज लोगों से वॉर करने पहुंच जाते थे, बार बार हार जाते थे, लेकिन फिर से वॉर करते थे, फिर से वॉर करते थे, फिर से वॉर करते थे, ठीक है। और जापान इनको हराता रहता था और इस वजह से इनका सारा पैसा जो है वो खत्म होता जा रहा था और ये लोगों पर क्या डाल रहे थे, बर्डन डाल रहे थे, किस चीज का, काम करने का, ठीक है, टैक्सेस का। बड़ी प्रॉब्लम थी वहां, ठीक है। चलो इसके बाद द पॉपुलेशन हैड डबल्ड, और ऊपर से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे और इंडस्ट्रीज जो थी वो लोगों से भर गई थी लिटरली। काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं काम में कह रही हूँ तुम 20 रुपए में काम कर लो तो प्रखर 10 रुपए में काम करने को तैयार है। इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, मतलब इस टाइप का कट थ्रोट कॉम्पिटिशन फैल गया था बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। पूरा आंसर कनेक्टेड है बेटा, पूरा कनेक्टेड है। कैसे? सोशल इनइक्वालिटी थी, अच्छा, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, हाँ बढ़ रही थी, और वो पॉपुलेशन काम करने के लिए मूव कर रही थी, और इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई थी, इतने लोग काम करने के लिए आ गए थे कि सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा था और बहुत खतरनाक कंपटीशन। बस हो गया आंसर खत्म, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। इसके बाद ज्यादातर प्रॉपर्टी किसके पास थी? प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर्स, और उनको हम क्या कहते हैं काम्या? इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटल। वेरी गुड, ठीक है। वर्कर्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन देखो किसके बेसिस पे डिवाइडेड थे बेटा वर्कर्स? ऑक्यूपेशन एंड स्किल, ठीक है। अगर तुम उस टाइम पे होते तो सोचो तुमको कितनी जॉब, कितने पैसे मिलते जॉब। चलो, women were paid less than men. Women made up 31% of the factory labor, but they were paid less than men. 31% women जो थी वो एज ए लेबर फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन उनको पैसा कितना मिलता था? बहुत ही कम, ठीक है। एंड लाइक वर्कर्स पेजेंट्स वर टू डिवाइडेड, ठीक है। और वर्कर्स की तरह ही पेजेंट्स की भी हालत खराब थी, क्योंकि ज्यादातर लैंड किसके पास थी? नोबिलिटी के पास। अब ये नोबिलिटी कौन है? राजा। क्या हो गया तुम लोगों को? ठीक है, दैट्स इट। कर दिया आपने? चलिए फटाफट रिवाइज कीजिए। 1904 रशिया अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर के पास अंडर द लीडरशिप ऑफ अंडर द लीडरशिप बोलते फादर के पॉइंट कहां से आ गए? ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जार निकोलस II, Tsar Nicholas II, ठीक है। और द ईयर 1904. What changes came into place? 20% Prices of essential, गुड इंक्रीज, prices of उधर मत देखो, prices of essential गुड इंक्रीज, goods, prices of breads were increased. और क्या हुआ था? Population was increased. Mostly people were agriculturalists and declined by 20%. हाँ, and mostly property were held by the capitalists या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट। The membership ठीक of है, workers, चलो ये हो गया ना अच्छे से। और ये ब्लडी संडे का इवेंट भी हो गया। ब्लडी संडे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना। ये उसके बाद ये कौन सा प्रॉब्लम किया हमने? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। किसका फोन बज रहा है? किसी का फोन वाइब्रेट हो रहा है या तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? हाँ, चलो इसके बाद फटाफट देखो बेटा, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन। अब एक टर्म और ऐड हो गई है, कौन सी कंडीशन? पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल, जैसे ही पॉलिटिकल की बात आ गई, राजा आ गया हमारे साथ। और राजा की क्या आ गई? प्रजा कहाँ से आ जाएगी? प्रजा ये ये तो एमपी लगते हैं। प्रजा भी आ गई। चलो चलो, राजा और प्रजा आ गई, ठीक है। चलो अब राजा, चलो बेटा राजा और प्रजा का काम देखो। हाईलाइट द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस दैट लेड टू द रशियन रेवोल्यूशन। ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार। जार इतना ज्यादा सप्रेस करता था लोगों को, और उसने अपना सारा पैसा किधर खत्म कर दिया था? जापानीज रूसो वॉर में, ठीक है। रूसो जापानीज वॉर में उसने अपना सारा पैसा खत्म कर दिया था। कंडीशन क्या, वो पेजेंट्स को कोई इंपॉर्टेंस देता था? उनकी कंडीशंस को कोई इंपॉर्टेंस देता था? कुछ नहीं देता था। स्टेटस क्या था फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का? बहुत ही खराब हालत थी उनकी। और क्या वुमेन काम करती थी फैक्ट्रीज में?
नहीं करती थी, 31 कितने परसेंटेज 31%। क्या उनको पैसे मिलते थे? मिलते थे, कितने मिलते थे? कम मिलते थे। बहुत कम, वेरी लेस, ठीक है। एंड कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, देयर वर्किंग आवर्स वर समटाइम्स अप टू 15 आवर्स, 24 घंटे के दिन में 15 आवर्स समटाइम्स दे हैड टू वर्क, ठीक है। एंड स्टेटस ऑफ nobles got their power by serving the peasants wanted lands of nobles, पेजेंट्स की सारी लैंड नोबल्स ने ले ली थी और वो उनको वापस चाहिए थी, इस वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ। यही सोशियो पॉलिटिकल या यही सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी बेटा, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा फट गया एंड देन दे स्टार्टेड द रेवोल्यूशन, दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द जार, ओके, एंड दैट इज हाउ रशियन रेवोल्यूशन स्टार्टेड, ठीक है, डन। अब ये कौन है? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। अच्छा चलो अब छोटी सी बात बता देते हैं, वर्कर्स का ग्रुप था, ठीक है, वर्कर्स का ग्रुप बाद में जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक हो गया था बोल्शेविक्स और दूसरा क्या था, अब यहाँ दो पार्ट्स को डिवाइड हो गया, ये बोल्शेविक्स हो गए, ये मेंशेविक्स हो गए, ठीक है। बोल्शेविक का हेड कौन बनेगा? कौन बनेगा? शौर्य यादव। ठीक है, तो अंकुश बन जाएगा व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। चलो अब देखते हैं व्लादिमीर लेनिन ने क्या क्या किया। उसने ना डिमांड्स रखी कुछ, उस डिमांड्स को हम क्या कहते हैं? अप्रैल। वो डिमांड कब रखी गई थी? अप्रैल में रखी गई थी। कब रखी गई थी? ऐसा बिल्कुल झूठ बोल रही हूँ मैं, लेकिन याद कराने के लिए, ठीक है। तो कब रखी गई थी डिमांड्स? और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लेनिन्स अप्रैल थीसिस, ठीक है। बहुत खतरनाक डिमांड तो आता है हर पेपर। पता है बेटा, इसलिए तो करवा रही हूँ, ठीक है। चलो पहली डिमांड क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो पार्टिसिपेशन है रशिया का उसको बंद कर दो, क्योंकि वैसे ही पैसा नहीं है और तुम लोग हमारी और वाट लगा रहे हो। तो लेनिन कहते हैं, बोल्शेविक्स के जो हेड है व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने क्या बोला? अंकुश क्या बोला उन्होंने? First World War was to be put to an यस एग्जैक्टली। एंड सेकंड थिंग, बोल्शेविक्स के हेड जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है, transfer of land to the peasants. जो पेजेंट्स की लैंड है जो नोबल्स ने ले लिया वो उनको वापस दे दीजिए। एंड थर्ड वन है Banks to be nationalized. बैंक्स टू बी नेशनलाइज। नेशनलाइज करने से क्या होगा? सब उस पे इक्वली एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि सारा पैसा किसके पास नहीं होगा? कैपिटल। वेरी, ठीक है। तो लेनिन की थीसिस समझ में आ गई, डिमांड समझ में आ गई। व्हाट इज योर नेम? शौर्य त्रिपाठी एंड यू आर शौर्य यादव। चलो ठीक है, तो कौन बताएगा बिना देखे? बताओ। शौर्य त्रिपाठी जी बताएंगे 3 पॉइंट्स लेनिन की डिमांड, जल्दी बताइए अभी जो। Transfer of land to the peasants, nationalization of land. वेरी गुड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। So little bit of concentration can make a difference. Okay, you are concentrating but not properly. So just उससे 2 पॉइंट याद हो गए, एक रह गया। क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर करना ही है तो पूरा अच्छे से ही कर लो ना, नहीं करना तो पूरा ही छोड़ो। ऐसा मैं मान, ऐसा ना हो राजा राम मोहन रॉय। हाँ चल, समझ में आ गया। लेनिन की थ्योरी क्या थी? लेनिन की डिमांड्स क्या थी? हाँ बेटा, क्या नाम था? नाम बेटा। दशप्रीत बता रहे बिना देखे। वेरी गुड, ट्रांसफर ऑफ लैंड टू पेरेंट्स वेरी गुड। एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। बस देखो आ गया ना, पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है वो, ठीक है। रिबा, टेल मी द 3 पॉइंट्स। The first world war was to be put on an end. Transferation of land to peasants and nationalization. लैंड किसके पास थी? Noble. वेरी गुड। फर्स्ट एस्टेट के पास थी गरिमा, सेकंड एस्टेट के पास थी, हमें इसमें नहीं यूज है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ नोबल्स वर्ड। ठीक है, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, देखो पॉइंट देखो फटाफट से, इससे ज्यादा क्या ही लिखेंगे। बैंक शुड बी नेशनलाइज। लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम एक्साइल एंड फेल्ट दैट इट वाज द टाइम फॉर द सोवियट्स। व्हाट आर सोवियट्स? यूनियन ऑफ यूनियंस। देवों के देव Mahadev. क्या नाम रख दिया यूनियन ऑफ यूनियंस का? सोवियट्स, ठीक है। टू टेक ओवर पावर। ये जो क्यों क्यों, क्योंकि ये यूनियन ऑफ यूनियंस क्या है? लोगों से बनी हुई है, तो अल्टीमेटली रूल किसका आ जाए? लोगों का। इसीलिए वो कहते हैं लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम एक्साइल एंड फेल्ट दैट इट वाज टाइम फॉर द सोवियट्स टू टेक ओवर पावर. He declared that the war to be brought to close, land be transferred to the peasants, and banks should be nationalized. He also argued to rename Bolsheviks party as a
कम्युनिस्ट पार्टी। बहुत चालाक है अंकुश। अंकुश क्या करना चाह रहा है? अपनी पार्टी को कैसी पार्टी बनाना चाह रहा है? कंट्री की पार्टी बनाना चाह रहा है। कौन सी पार्टी बनाना चाह रहा है? कंट्री। तो मिस्टर बोल्शेविक क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं अब मेरी पार्टी का नाम चेंज कर दो और बोल्शेविक से क्या कर दो? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, एम आई राइट मिस्टर बोल्शेविक? और बोल्शेविक के हेड का नाम क्या है? अंकुश नहीं है, क्या है? अंकुश लिख दिया ना तो तुम्हारे मार्क्स पे मैम अंकुश लगा दे रही। ठीक है, चलो क्या नाम है? व्लादिमीर। स्पेलिंग बताना, कोई हैंड रेस करना। और बाकी यस 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 अंकुश, VLA अपना नाम तो पता ही होगा उसको। yes ma'am हाँ। VLADMIRLENI वेरी गुड, ठीक है। चलो जिनको नहीं आती बी से शुरू है। हाँ आई नहीं था पक्का? फिर क्या स्पेलिंग होगी बताओ? मैम। दिग्विजय प्रखर, प्रखर से सुनने वेरी आई, ठीक है। यस हाँ, तू तो कैपिटलिस्ट है, बोल ही दे। हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसी ही छोटी छोटी चीजें याद करनी है, ध्यान रखना है। देखो अपना नाम भी कभी कभी भूल जाते हैं तो स्पेलिंग ध्यान से, क्योंकि एसएसटी के टीचर्स का बड़ा ध्यान होता है कि नाम गलत क्या काटो इसके मार्क्स का। ठीक है, काट दो इसके। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद क्या स्टार्ट किया? स्टार्टेड प्लानिंग एंड अपराइजिंग। अब देखो बोल्शेविक के हेड को व्लादिमीर लेनिन को क्या स्टार्ट करना है? अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाना है और कंट्री पे रूल करना है। तो वो उन्होंने अपराइजिंग स्टार्ट कर दी। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी बना दी। कौन सी कमिटी बना दी? कौन सी कमिटी बना दी? And initially the members were surprised and thought that the time was not right for the socialist revolution, but the developments in the subsequent months changed. ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम ये नहीं भी लिखोगे। बस एक चीज जरूर लिखना, वो क्या लिखना है तुम्हें बताओ, जल्दी बताओ। पहला पॉइंट क्या होगा? नहीं रुको, क्वेश्चन क्या है? अब वापस से जाओ, क्वेश्चन क्या है बताओ। अरे तुम लोग बताओ, मैं क्यों बताऊं? लेनिन की अप्रैल थीसिस के बारे में बात कर रहे बेटा, थीसिस के बारे में बताओ। पहला चीज क्या है? मैम बैक टू बी नेशनलाइज्ड। दूसरा पॉइंट क्या है? लैंड की ट्रांसफर टू फ्रॉम नोबल। और The first वेरी गुड, अब नहीं भूलेगा कभी। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या क्या याद रखना है? अब सिर्फ 3 पॉइंट हमको याद रखने हैं, और वो 3 पॉइंट क्या है? प्लानिंग स्टार्ट कर दी बोल्शेविक के हेड ने। व्लादिमीर ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि वो अपनी पार्टी को कंट्री की पार्टी बनाना चाहता था। ठीक है, इसके बाद मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी बना दी। ठीक है बेटा, इसके बाद सब लोगों को सरप्राइज मिला कि अरे यार ये तो बड़ी गड़बड़ है, अभी तो नहीं होना चाहिए था रेवोल्यूशन, पर फिर भी लोगों ने रेवोल्यूशन किया और बाद में उनको इस बात का फायदा ही हुआ। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, अब कोई भी एक बच्चा हैंड रेस करो और बताओ सबसे पहले लेनिन की थीसिस थे। लेनिन की थीसिस के 3 पॉइंट। बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड। सेकंड, ये उसकी डिमांड हो गई। ठीक है, अब इसके लिए अब उसने आगे किया क्या? प्लानिंग करना स्टार्ट। प्लानिंग किस चीज की प्लानिंग की? बोल्शेविक पार्टी शुड बी द कम्युनिस्ट पार्टी एंड दैट अपराइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्या करना शुरू किया? प्लानिंग करना शुरू किया, लोगों के अंदर जील भरना शुरू किया कि हम क्या करेंगे, हम रिवोल्ट करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। तो लेनिन की थ्योरी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? लोगों के अंदर अपराइजिंग क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। ही प्लान्ड व्हाट? अपराइजिंग। ही प्लान्ड व्हाट? अपराइजिंग। ही प्लान्ड व्हाट? अपराइजिंग। ही प्लान्ड व्हाट? He planned what? He planned what? He planned what? Uprising. Very good. ठीक है, सरप्राइजिंग नहीं अपराइजिंग। ठीक है, अब ये अपराइजिंग के बाद उसने क्या किया? क्या बनाया? एक कमिटी बनाई थी। क्या नाम था कमिटी का? Military Revolutionary Committee. मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी। मिलिट्री रेवोल्यूशन। अब ये बेटा समझो ना बात को, बोल्शेविक है का हेड है व्लादिमीर लेनिन, क्या अकेला लड़ लेगा पूरे पूरे एरिया, पूरे राजा से सबसे अकेले लड़ लेगा? तो क्या उसको क्रिएट करनी पड़ेगी? आर्मी, क्या मिलिट्री? कौन सी मिलिट्री बनाई उसने? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी मिलिट्री। क्या वो राजा की मिलिट्री से हेल्प ले सकता था? राजा देता उसको मिलिट्री, एक मुक्का और लगाता, कहता तुझे देता हूं मैं, रुक जा अपनी आर्मी। तो उसने कौन सी आर्मी बनाई? लोगों की आर्मी, सोशल आर्मी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी कमिटी।
ठीक है, क्या बनाई उसने? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी कमेटी। और फिर लोगों ने कहा कि ये शायद सही टाइम नहीं था, लेकिन बाद में उनको लगा कि ठीक है, ये अच्छा हुआ कि ये अपराइजिंग हुआ। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द लेनिन। व्लादिमीर लेनिन की कहानी, मेरी जुबानी अप्रैल थीसिस की कहानी खत्म हुई। ठीक है, बस कर बेटा, कुछ घुस जाएगा मुंह में। ठीक है, बस। अब देखो, जारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1970। जारिस्ट की जो जार निकोलस II था और उसकी वाइफ जो थी, उनका रूल जो है वो अब यहाँ पे खत्म हो गया। देखो जा रहा है ना, ये मुकुट सब उतार के अपना सब छोड़ छाड़ के जा रहा है। ठीक है, किसकी वजह से जा रहा है बताना जरा। पिछला क्वेश्चन क्या पढ़ा अभी हमने? लेनिन की विरोधी। उसकी वजह से अब राजा को क्या करना पड़ गया? After एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब मरना नहीं होता। क्या होता है एब्डिकेट का मतलब? डिस्ट्रोन, थ्रोन को छोड़ना होता है। ठीक है, चलो इसके बाद बुलेट पॉइंट देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आप लोगों का फॉर्मेट पता चल गया, तो आप इसी तरीके से रिवाइज कर सकते। ठीक है, वैसे मैंने सोचा था हो जाएगा कंप्लीट, बट आप लोग बहुत पक गए थे, तो मैं चाहती नहीं थी, थोड़ा ब्रेक देना भी जरूरी हो गया था। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आगे आप कर सकते हैं। चलिए, जारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1970। अच्छा बताओ क्यों? तो अब सारे के सारे पॉइंट्स इसमें भर देना। जार का रूल क्यों खत्म होगा? अगर तुमने मुझे एज अ टीचर नहीं चुना, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? मैं बिल्कुल बकवास पढ़ाती हूँ, पहला रीजन। कह रहा यस। हाँ, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? कि मैं, जो बच्चे मेरे को पर्सनली ट्यूशन पढ़ते हैं, मेरे से उन्हीं को मैं मार्क्स देती हूँ और बाकी सबको 0 देते हैं। ठीक है, यानी कि मैं बच्चों को क्या कर रही हूँ? एक्सप्लॉइट कर रही हूँ। अब राजा ने यहाँ क्या किया था? लोगों को एक्सप्लॉइट किया था। कैसे? Very low wage. सारे बोलेंगे। Very low wage. बेटा सिंक लाओ, बेटा ऐसे नहीं, एक साथ बोलो। ठीक है, कितना अच्छा लगता है रिपब्लिक डे पे मार्च करते हुए, वो लोग कितना अच्छे से मार्च करते हैं। तुम लोग एक साथ बोल भी नहीं सकते हो, कैसे बच्चे? चलो, फर्स्ट पॉइंट वेरी। सेकंड, पेजेंट्स को वो क्या बना देता था? एक बच्चे ने लिख दिया सर्फ बना देता था। मैंने कहा कौन सा सर्फ? टाइड की एक्सेल? एक्सेल। ठीक है, तो ये सर्फ का मतलब क्या होता है? सर्फ का मतलब क्या होता है? स्लेव्स। क्या बना देता था? स्लेव्स। क्या बना देता था? अपना दास। ठीक है, तुमने पैसा पे नहीं किया, आज से तुम मेरे दास हो, तुम पूरे जीवन मेरे लिए काम करोगे, ऐसे ऐसे स्लेव बना देता था। तो ये सर्फ एक्सेल वाला सर्फ नहीं है बेटा, ना टाइड वाला है ना रिन वाला है, ये स्लेव है। ठीक है सर, इसके बाद आगे कोड नॉट पॉलिटिक्स। ये तो राजा इतना दुष्ट था ना कि लोगों को ना ट्रेड यूनियन बनाने देता था, ना पॉलिटिकल पार्टी बनाने देता। ठीक है, और इसकी दुष्टता देखो, और क्या करता था ये राजा था ना, ये बोल सकता था कि वर्कर्स का काम कम कर दो, रिडक्शन कर दो वर्किंग आवर्स में और इंक्रीज कर दो वेजेस में। पर क्या इस दुष्ट राजा ने ऐसा बोला? नहीं बोला। इसीलिए लोगों ने इसको एब्डिकेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या करता था? हमें क्या पता क्या करता था? बताओ, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या क्या नहीं करने देता था? चलो रहने दो। ठीक है, आगे बताएं। चलो, इसके बाद क्या करता था? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट रन करता था? ये अभी आगे कनेक्ट हो जाएगा। क्या करता था? काम उठाना। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या करता था? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि बहुत ही तानाशाही। क्या करता था? बहुत ही तानाशाही, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्रूअल था। पर हम इसमें क्रूअल वर्ड यूज नहीं करेंगे, टीचर मार्क्स काटेगी, तो हम इसको ऑटोक्रेटिक, क्योंकि पूरा रॉयल फैमिली रूल करता था। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सारे बोलेंगे। लोग किससे सफर कर रहे थे? एक बच्चे को मैंने बुलेट पॉइंट दिया, उसने लिख दिया जार वॉज सफर्ड फ्रॉम हंगर। ठीक है, अब देखो क्या क्या सोचते हो तुम लोग, कौन सफर कर रहा था हंगर से? तभी तो लोगों ने राजा को लात मार के भगाया, नहीं तो क्यों भगाता? राजा भी उनके साथ बैठ के भूखा रहता, तो लोग कहते वाह कितना अच्छा राजा हमारा। सही, ठीक है, हम इसको नहीं हटाएंगे। लेकिन यहाँ पे कौन भूखा था? लोग। ठीक है, एंड तो ये सारे रीजन थे टू एब्डिकेट, टू डिस्थ्रोन द जार निकोलस II। समझ में आई बात? पक्का? अब इसको बड़ा चढ़ा के देखो, क्या खतरनाक लिख दिया। देखो सारा पॉइंट यही है, लेकिन इतना बड़ा चढ़ा के लिखा है, पूछो मत। चलो भाई, काम है फर्स्ट पॉइंट। The industrial workers in Russia got very low wages and had very long working hours, sometimes up to 50. जब लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है ना, वो राजा उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ठीक है, चलो इशिका सेकंड पॉइंट।
The workers demanded higher wages and reduction in working hours. पक्का? अच्छा ठीक है. But their demands were not met and they became dissatisfied. यस, ठीक है. आदित्य, थर्ड पॉइंट. Most of the peasants were पेजेंट्स. landless and लैंडलेस मतलब बिना लैंड. very poor due to autocratic government of Tsar Nicholas II, the government of the द Russian, कंडीशन. the condition of the Russian side. Farmers and factories workers were highly miserable. As a result, autocracy collapsed in कोलैप्स मतलब गिर गए. कोलैप्स मतलब खत्म हो गई. एंड भी लिख सकता है उसके लिए. ठीक है. एंडेड इन 1917. और मिजरेबल मतलब वेरी 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 पुअर. ठीक है. वेरी पुअर. ठीक है. मिजरेबल बहुत ही दयनीय हालत थी, बहुत ही पुअर हालत थी. इसके बाद कौन पढ़ेगा? क्या नाम था? शौर्य यादव. हाँ बेटा. Peasants worked as served on the क्या land खतरनाक आवाज है, तो डबिंग भी कर सकता है. हाँ, आजा बेटा. which of the produce went to the privileged classes and the landowners. देखो सारा खाना, सारा लैंड किसके पास चला जाता था? As a इस लड़की result, के. farmers suffered from hunger later due to these oppressive policies, and out of frustration, the farmers refused to pay rent to the landlord. फ्रस्ट्रेट हो गए थे. क्या है ये, हमें ना खाना मिल रहा है ना लैंड मिल रहा है, हम क्यों पैसे दें? तो लोगों ने रेंट पे करना ही बंद कर दिया. ठीक है. इसके बाद कौन पढ़ेगा? कोई रह गया जिसने अभी तक रीड ना किया? नहीं, उसने करा है. प्रखर, चल प्रखर. हमें परम रह गया. हाँ, परम रह गया. परम. यस परम. Let's go back. बेटा एक पॉइंट पढ़ना है जल्दी. The workers could not form any trade unions and political parties to express their ग्रीवेंसेस. ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है? हाँ, अरे बाप रे. हे माँ माता जी, क्या बोल रही है बेटा तू? ये ग्रीवेंसेस मतलब क्या होता है? नहीं, मजाक कर रही हूँ. कोई नहीं. कंप्लेंट. ठीक है. ग्रीफ मतलब दुख. ये मतलब कंप्लेंट. ब्रैकेट में डाल के लिख लेना कंप्लेंट. ठीक है. नो इश्यूज. ठीक है. ऐसे कुछ निकल के टेंशन नहीं. ठीक है. नहीं, ग्रीफ नहीं है बेटा. ग्रीफ नहीं है, इसका मतलब है कंप्लेंट. ठीक है. गुरबानी. चलो नेक्स्ट पॉइंट भी इसी खुशी में गुरबानी पढ़ ली. Tsar's participation and defeat in the First World War was the last reason of failure of his autocracy in 19. हार गया एज अ राजा वो इन वजहों से. बेटा अब ये सब तो तुम ऐसे लर्न करते तो तुम लोग पक जाते और तुम्हें रिवाइज करना इतना मुश्किल हो जाता है कि तुम लोग खत्म हो जाते. तो तुमको ये रिवाइज नहीं करना है, ध्यान रखना. वो तुम बना लोगे, तुमको क्या रिवाइज करना है. अगर ये रिवाइज करने में तुम्हें 5 मिनट लगेंगे और उसको रिवाइज करने में तुम्हें टाइम लगेगा. ठीक है बेटा. तुम्हारी ट्रेन है कि फ्लाइट है? वेब चेक इन हो गया है? 2 मिनट. ठीक है. क्या हमको लर्न करना है ये? अब देखो ये कहीं ऐसा था कि इन पॉइंट से अलग मैंने उन पॉइंट्स में लिखा था, कहीं था ऐसा कुछ? नहीं, इसी को ही बढ़ा चढ़ा दिया. वेरी लो वेजेस, हाँ काम करना पड़ता था. वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 15 आवर्स ऑफ वर्क. ठीक है. पेजेंट वर्क एज अ सर्व का एक्सप्लेन कर दो. दे हैड टू सर्व एज अ स्लेव. ठीक है. कुड नॉट फॉर्म एनी ट्रेड यूनियन, तीसरा पॉइंट बन गया. ठीक है. गवर्नमेंट बिल्डिंग को अभी छोड़ दो. ठीक है. गवर्नमेंट बिल्डिंग का मतलब ये था कि लोग जो थे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को एक्सेस नहीं कर पाते थे. ठीक है. और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो था उनके नो यूज हो गया था. उसके बाद ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी हमारे जार की, और वो जो लोग थे वो भूख से, अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे. और सबसे बड़ा रीजन क्या था? लोगों को भूखा रख के, लोगों को अनएम्प्लॉयड करके राजा ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसमें वो लोग हारे. तो सारा पैसा कंट्री का ड्रेन हो चुका. ठीक है. और ग्रीवेंसेस का मतलब क्या है? कंप्लेंट्स. ठीक है. मिजरेबल का मतलब है वेरी पुअर. और इस तरीके से हमको आंसर को रिवाइज करना है. ठीक है. ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी. आज के लिए फिर इतना ही करते हैं. आई होप क्लास वाज नॉट बोरिंग. और फ्रेंच रेवोल्यूशन और इतना तो आपको रिवाइज. ठीक है. ये पीडीएफ अच्छे से पढ़ के चले जाना, तुम्हारा पर्पस सॉल्व हो जाए. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर द टुडे सेशन. थैंक यू फॉर ऑल द पेशेंस.